सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स में बटा हुआ है। 4 फेजेस हैं यहाँ पे, ठीक है। वो फेजेस क्या क्या हैं अभी उस पर डिस्कशन करते हैं, बट पहले ये बताइए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 फेजेस को। फेज़ 1 में आज पढ़ेंगे एज ऑफ अर्थ एंड शेप ऑफ अर्थ। फेज़ 2 में पढ़ेंगे एक्सिस एंड ऑर्बिट, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। फेज़ 3 में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, जो कि आपके लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट से निकल के आता है। एंड देन फेज़ 3 में कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड सीजन्स ऑफ अर्थ। एंड फेज़ 4 में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, इक्लिप्सिस के बारे में, ठीक है। आज के ही लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इक्लिप्स, और इन सभी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाएंगे वीडियो के लास्ट में। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें करवाने का मकसद क्या है पहले, ताकि जब मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम लोग अगले वीक से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक है। तो आपको थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब क्या उसका, लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सर आप प्री में मिल जाते काश। हाँ, काफ़ी लोगों का नहीं हो पाया क्लियर टीयर 1, और वो लोग बोल रहे हैं कि सर जीके की वजह से नहीं हो पाया हमारा, काश आप पहले मिल गए होते टीयर 1 के टाइम पे। अब जिन लोगों को मिल गए, ठीक है, उनमें से तो मैक्सिमम लोगों को क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये तो मुझे पता है कि हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100%, लेकिन आज जीके की वजह से तो नहीं रुका होगा, जितना मैंने करवा दिया था उसके बेसिस पे। और सभी ने अच्छा स्कोर किया जीके में। अभी तक मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाया हूँ, अब इस क्लास के बाद देखता हूँ, ठीक है, अगर टाइम मिलता है तो किसका क्लियर हुआ किसका नहीं क्लियर हुआ। बाकी यही है कि अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। अब तुम में से काफ़ी लोग हैं, जैसे देखो तुम में से काफ़ी लोग हैं सर टीयर 1 के टाइम पे पहले ही आप मिल गए होते। उस टाइम पे मैं देखता था काफ़ी लोग बोलते थे शेयर मत करना, कोई मतलब एक मुहिम चला रखी थी कि शेयर मत करना, शेयर मत करना, ठीक है। फिर वही आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने चला रखी है। तो अब देखिए, जब आप मतलब वही है ना कि बुरा करते हैं तो फिर बुरा ही होता है ना। चलो, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके साथ, मैं मतलब इन जनरल बता रहा हूँ जो बाकी लोगों की मेंटालिटी थी। बस मैं इतना बता रहा हूँ कि आगे जिनका भी एग्ज़ाम है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपके पास अटैम्प्ट हैं, तो जो आपका अगला अटैम्प्ट है, ठीक है, मैं तो इतना ही बोलूँगा कि उसको एकदम फाइनल अटेम्प्ट मान के प्रिपरेशन करिए। जब मेरे से कोई मोटिवेशन बोलता है कि सर मोटिवेट कर दीजिए, तो मेरे तरफ से मोटिवेशन यही रहता है कि जो आपका अगला अटैम्प्ट है उसी को आप लास्ट अटैम्प्ट मान के प्रिपरेशन करिए, ठीक है, और वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, जो फेल हो गए करें या नहीं। योगेश सिंह, अगर आप CPO स्टेनो में बैठने वाले हैं तो बिल्कुल आपको करना है, ठीक है। नहीं हुआ प्रीति सिंह, अच्छा प्रीति मिश्रा, संगम चौधरी, किस किस का नहीं हुआ? ओके सर, आपने ही कट ऑफ हाई करवाया है। अच्छा, आप क्या पढ़ाना बंद कर दें क्या? सर आप फेमस हो रहे हैं और कट ऑफ बढ़ा रहे हैं। सर कट ऑफ आपकी वजह से ही हुई है। अच्छा, ये मतलब क्या चला रखा है, आपकी वजह से कट ऑफ बढ़ी है? बड़ी होगी फिर क्या करें? क्या कर सकते हैं, पढ़ाना थोड़ी ना बंद कर देंगे, खुद ही बताओ। हो गया, चलो बाकी बातें पीने बात नहीं, बाकी बातें लेक्चर के बाद कर लेंगे। ये कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद है ना स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक, कोई नहीं यार, नहीं हुआ, मैं कोशिश करूँगा एक टेलीग्राम पे सेशन रखूँ आज। वैसे तो मैंने कल पेड टेलीग्राम पे रखा था, और जब मैंने रखा था उसी टाइम ही एक्चुअल में रिज़ल्ट आया। मैंने 9:25 का था, और 9:25 पे ही आई थिंक ऐसा कुछ रिज़ल्ट आपका पब्लिश हुआ था, ठीक है। तो बाकी आज जो मेन टेलीग्राम चैनल उस पर रखेंगे, ठीक है, परमार SSC पे। तो जो लोग हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरज यादव, हिंदी मीडियम वालों के बैच लाओ, मतलब क्या हुआ? ये हिंदी इंग्लिश दोनों में देखो, पृथ्वी की आयु लिखा हुआ है ना, सारी चीज़ें। अब कुछ इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा सा मैनेज कर लो। बाकी नोट्स तो प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी दोनों में आपको मिलते हैं। चलिए, तो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 ये और फेज़ 4 इसमें पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं फेज़ 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज ऑफ अर्थ। तो हम एज ऑफ अर्थ निकालते कैसे हैं, पृथ्वी की आयु निकालते कैसे हैं। पृथ्वी की आयु निकालने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिनमें कि एक टेक्निक है रेडियो एक्टिव डेटिंग। डिफरेंट टाइप्स की डेटिंग होती हैं, ठीक है, वो वाली नहीं जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे हम डेटिंग, ये जो यूज़ है रेडियो एक्टिव डेटिंग, इसका यूज़ करते हैं अर्थ की एज निकालने के लिए, ठीक है, कि अर्थ हमारी कितनी पुरानी है।
उसके लिए हम यूरेनियम लेड डेटिंग यूज़ करते हैं, पोटेशियम आर्गन मेथड, रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम मेथड, यूरेनियम थोरियम मेथड, रेडियो कार्बन डेटिंग, क्लोरीन 36 डेटिंग और कार्बन डेटिंग जिसमें कि C14 आइसोटोप का यूज़ करते हैं लेटेस्ट रॉक की एज निकालने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की वो है, और इसको इन्वेंट किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये एज ऑफ अर्थ निकालने के लिए, जो रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियोधर्मी डेटिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं, 1905 में ये किसने इन्वेंट किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। बस इतना बेसिक सा चीज़ देखना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है इसमें। ठीक है, एज ऑफ अर्थ। नाउ कमिंग ऑन टू द शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ पे आते हैं। व्हाट इफ आई टेल यू दैट शेप ऑफ अर्थ इज़ लाइक दिस। अर्थ का हमारा ये शेप है। अब आप बोलेंगे ऐसा शेप है, हमने तो ऐसा देखा है आजकल आज तक। ठीक है, हमने तो ऐसा देखा है। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि हम लोग पॉइंट ए में रहते हैं या फिर पॉइंट बी में रहते हैं? बताओ जरा। मतलब अर्थ में हम लोग कहाँ पे रहते हैं, पॉइंट ए में या फिर पॉइंट बी में? बताओ जरा। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में शेप होता है। रीज़न क्या है? अब रीज़न ये है कि आप तो ऐसे ही देखते हो एकदम स्मूथ सी, लेकिन क्या हमारी अर्थ की सरफेस स्मूथ है? नहीं है। आपको कहीं हिमालय देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े हिमालय जैसे आपको पर्वत देखने को मिल रहे हैं। कहीं कहीं पे जैसे पैसिफिक ओशन में डीप ट्रेंचेस देखने को मिल रहे हैं, गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि ट्रेंचेस आपको देखने को मिल रही। कल हम लोग सारी चीज़ें जो हम लोग का कल का लेक्चर रहेगा वो अर्थ के इंटीरियर और जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स है उस पर बेस्ड रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी हमें हाई पीक देखने को मिलेंगे, काफ़ी गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो हमारी अर्थ की जो सरफेस है इट इज़ नॉट स्मूथ। हम करते हैं कि हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो आप मैथ्स में एवरेज सीखते हैं उसका हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और जो चीज़ बढ़ी हुई है उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जो चीज़ घुसी हुई है उसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। यानी इस तरह से हम एवरेज करके क्या करते हैं, अपनी अर्थ का जो फिगर है उसको एकदम ऐसा बना देते हैं कि एकदम वो गोल अपीयर हो। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हम लोग बी में रहते हैं। अब ये मुझे पता है कुछ लोग को यही लगता है अभी तक कि अर्थ के हम लोग अंदर रहते हैं, तो अंदर नहीं रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं। ठीक है, पहली बात क्लियर है? हाँ, जियर्ड सबका आने लग गया है। अमीबा लग रहा है। हाँ, अमीबा तो किसी भी शेप का हो सकता है ना, अमीबा का तो कोई शेप नहीं, अदरक की तरह कहीं से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो शेप है ये गोल गोल शेप है। अब गोल गोल का मतलब क्या है? गोल गोल तो ये भी है, गोल गोल तो ये भी है। क्या गोल गोल? तो एक्चुअली में पूरी तरह भी गोल नहीं है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ का शेप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अब हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज शेप ऑफ अर्थ। शेप ऑफ अर्थ जो है हमारा जियोइड शेप है। जियोइड शेप ये कौन सा नया शेप है? अब यहाँ पे क्या गोला बनाने का ऑप्शन है क्या? देखते हैं जरा। है हो तो होगा, तो मुझे ये सब कम यूज़ करने आते हैं टूल्स इसके तो इसको रहने ही देते हैं, नहीं तो पता चला ये भी गायब हो गया। तो देखो, इतना ऐसा नहीं होता हमारा अर्थ। हमारा अर्थ ऐसा एकदम सर्कुलर नहीं होता है, एकदम सर्कल की तरह की ये पॉइंट सेंटर लिया और इसके रेडियस, और मतलब जब हम एवरेज भी ड्रॉ करते हैं ना तो एकदम सर्कुलर निकल के नहीं आता है ना, वो कुछ इलिप्टिकल तरह का निकल के आता है। इलिप्टिकल आप समझते हैं, दीर्घवृत्त टाइप का। चलिए इलिप्टिकल भी आप भूल जाइए। वो कुछ इस तरह का होता है जहाँ पे सेंटर पे तो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, थोड़ा एक्सटेंडेड रहता है, और पोल्स पे, ध्रुवों पे फ्लैट रहता है, चपटा हुआ होता है। उस पर्टिकुलर शेप को काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने बोला ये शेप, वो शेप, स्फेरिकल शेप, सब लोग। तो उन्होंने बोला सारा कुछ छोड़ो, आज से इसका जियोइड शेप। जियोइड एक अपने आप में, या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड, अपने आप में एक यूनिक शेप है जो अर्थ के लिए ही नाम दिया गया है, जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। ये आप रेड लाइन यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रेड लाइन, ये एक्चुअल में अर्थ का शेप नहीं है। ठीक है, हमारी अर्थ किस शेप में है? अर्थ ये जो ब्लू कलर वाला देख पा रहे हो ये हमारी अर्थ का एक्चुअल शेप। ठीक, इसी को हम बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड, जहां पे हमारी अर्थ बल्ज्ड है सेंटर में, फूली हुई है सेंटर में, और टॉप्स यानी कि पोल्स पे फ्लैट है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये बल्ज्ड है सेंटर में और पोल्स पे ये फ्लैट है? उसका रीजन ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? तो जब हम अभी पढ़ेंगे, इतना तो सबको पता होगा, हम लोगों ने सोलर सिस्टम भी पढ़ा था कि हमारी याद घर 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 घूम रही है। और जब घूम रही है तो होता क्या है, और ये अर्थ के सन के अराउंड भी ऐसे ऐसे घर 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 करके घूम रही है। तो जब घूमती है घर 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 करके, तो दो तरह के फोर्स निकल के आते हैं। एक तो जो सेंटर की ओर लगता है, दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीपीटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल, और एक स्यूडो टाइप फोर्स का बल लगता है बाहर की तरफ, दैट इज कॉल्ड ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। झूला झूले हो कभी वो वाला, वो जो एकदम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक मेले में जो लगता है, ठीक है, मेले में जो नहीं वो झूला होता है, तो उसमें एक फोर्स आपके जब आप घूम रहे हैं, उसी तरह हमारी अर्थ भी सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो एक फोर्स होता है जो बाहर की तरफ लगता है, वो एक स्यूडो फोर्स होता है।
ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, रट्टा मारो जिंदाबाद। कि दो तरह के फोर्सेस होते हैं जब कोई बॉडी रिवॉल्व करती है, एक अंदर की तरफ लगता है दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपीटल फोर्स, अप केंद्रीय बल, और जो दूसरा बाहर की तरफ लगता है काउंटर एक्टिव फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज अभिकेंद्रीय बल। तो ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ना, इसको बल्ज कर देता है बाहर की ओर यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे क्या होगा, टुवर्ड्स द सेंटर ये जो है टॉप्स पे और बॉटम यानी कि पोल्स पे फ्लैट हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, और इस वजह से इसका शेप कुछ इस तरह से निकल के आता है, यहाँ पे फ्लैट और यहाँ पे बल्ज्ड। इसको बोलते हैं जियोइड या फिर ऑब्लेट स्फीरॉइड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नाउ रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं। रेडियस क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, जो कि सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, आई थिंक इतना तो मैथ्स में सभी ने पढ़ा होगा, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, तो परिधि इसको बोलते हैं, परिधि। तो इसकी परिधि में कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, इसकी सरफेस पे कोई पॉइंट ले लेंगे सेंटर से, दैट इज कॉल्ड एज उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या। अब अगर हम बात करें, दो तरह की यहाँ पे रेडियस निकल के आती हैं। जब हम सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की एक किसका वृत्त बोलते हैं ना, हाँ वृत्त, तो वृत्त की जब बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रेडियस होती है, चाहे कहीं से भी पॉइंट कहीं पे उसके पॉइंट पे सरफेस पे खींच दो वो सेम ही निकल के आता है, उसको रेडियस बोलते हैं। बट यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे सेम नहीं होगा। जब ये सेंटर लेंगे तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कम होगी ना, यहाँ के कंपैरिजन में, सिंपल। तो वही है कि इक्वेटोरियल रेडियस, ये वाली जो रेडियस है, ये वाली जो रेडियस है जिसको मैं ग्रीन से ई लिख रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल रेडियस, और ये होगी आपकी पोलर रेडियस। यहाँ से यहाँ तक इक्वेटोरियल और यहाँ से यहाँ तक पोलर, यानी इसको बोलेंगे ध्रुवीय, सॉरी क्या बोलेंगे, भूमध्यीय त्रिज्या, और इसको बोलेंगे ध्रुवीय त्रिज्या, ठीक है। ये हम भूमध्य रेखा पे देख रहे हैं और ये है ध्रुव पे, ध्रुवीय त्रिज्या। तो जो इक्वेटोरियल रेडियस है, जो भूमध्य रेखीय त्रिज्या है, वो 6378 किलोमीटर है, और पोलर वाली 6357 किलोमीटर। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये कम है। क्या सर रटना है? थोड़ा देख लो, ठीक है। लास्ट की डिजिट इतना तो याद रख लो कि 6300 कुछ है रेडियस अर्थ की, 78 और 57 याद कर लो, 78 और 57, ठीक है। मीन रेडियस इतनी निकल के आ जाती है, यानी दोनों का जब मीन निकाल लेते हैं। वैसे इक्वेटोरियल ज़्यादा है पोलर से। एंड नाउ व्हाट इज द रीजन वाई इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर दैन पोलर रेडियस? क्यों है? बिकॉज सिंपल सा आंसर है, अर्थ इज बल्ज्ड एट द इक्वेटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स। क्लियर? वही सेम चीज यहां पे आ जाएगी, सर्कमफरेंस ऑफ अर्थ में, यानी कि पृथ्वी की परिधि। सिंपल, इक्वेटोरियल जो परिधि होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोलर परिधि, पोलर जो सर्कमफरेंस है थोड़ा सा ज़्यादा। क्यों? वही अगेन, वाई पोलर सर्कमफरेंस इज लेस देन इक्वेटोरियल सर्कमफरेंस, सेम वही आंसर होगा कि अर्थ हमारी बल्ज्ड है सेंटर पे एज कंपेयर टू पोल्स, पोल्स पे फ्लैटेंड है वो। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, पहले ये बताइए आप। यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर हैं? किसी का अभी कोई कुछ डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है? फिर हम बढ़ते हैं अपने रोटेशन और रेवोल्यूशन की तरफ। रोटेशन क्या होता है और रेवोल्यूशन क्या होता है? क्लियर है? ओके, क्लियर, ओके। शिखांजलि और बड़ी 140 स्टिल आउट, ओके। मन नहीं कर रहा देखने का, फीलिंग वेरी सैड। अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम आते हैं रोटेशन और रेवोल्यूशन पे, ठीक है ना। व्हाट इज़ रोटेशन एंड व्हाट इज़ रेवोल्यूशन, उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो जो अभी आपने अभी देखा यहाँ पे, ठीक है, ये जो आप चीज़ देख पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, रेवोल्यूशन बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम लोग रोटेशन, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, रोटेशन, घूर्णन। और अगर तुमको ये भी देख के समझ नहीं आ रहा है कि इसको रोटेशन बोलते हैं, तो तुम हो हमारे एकदम देसी आदमी, और देसी आदमियों के लिए हम लाते हैं देसी चीज़ें, ठीक है। देखो, इसके बारे में चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। जैसे ये हो तुम, ठीक है, ये हो तुम। अभी तुमको रोटेशन भी समझ में आएगा, रेवोल्यूशन भी समझ में आएगा। मुझे रोटेशन रेवोल्यूशन सेम एक साथ ही समझाना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि रोटेशन क्या है और रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो रोटेशन की अगर बात करें तो ये आप हैं, ये क्या है, ये आप हैं, ठीक है। आपका जो है एसएससी में हो गया सिलेक्शन, या फिर आपका अभी टीयर 1 निकल गया है।
आप खुशी के मारे एकदम घूमे जा रहे हो, भरतनाट्यम टाइप वो ऐसा डांस नहीं होता जैसे कि वो घूमर घूमर करके वो नाचती है दीपिका पादुकोण डांस में, तो वो अपनी जगह में एकदम आप घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं लहंगा पहन के। ठीक है, फिर आपको दिखा ओहो मैडम आ गई। ठीक है, मैडम आ गई हैं, तो मैडम को आपको दिखाना है कि हमारा सीजीएल प्री क्लियर हो गया। तो आप वहीं पे अपने पोजीशन पे नहीं नाच रहे हैं, आप इनके चारों तरफ घूम घूम के नाच रहे हैं ताकि इनको भी पता चले कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है। तो ये जो आप अपनी जगह पे पोजीशन पे जो डांस कर रहे थे ना, उसको रोटेशन बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। और ये जो मैडम के अराउंड आप डांस कर रहे हैं, दैट इज उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं आप, और इसको बोलेंगे रोटेशन। अभी समझ आया रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होता है? आ गया होगा, है ना। अब यहाँ पे आते हैं रोटेशन रेवोल्यूशन को बताने से पहले अर्थ के शेप में ही कुछ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट इज अर्थ का टिल्ट। अर्थ का टिल्ट, हमारी अर्थ टिल्टेड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 23.4 डिग्रीज अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, अपनी अक्ष पे। देखो जो एक्सिस होती है ना, एक्सिस, उसको बोलते हैं हिंदी में अक्ष, और जो ऑर्बिट होती है उसको हम बोलते हैं कक्ष। ऑर्बिट को हम बोलते हैं कक्ष। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारी अर्थ है, ठीक है, इस तरह से इसकी एक्सिस है, लेकिन एक्चुअल में हमारी अर्थ इस तरह से नहीं है। अर्थ हमारी कुछ इस तरह से कुछ झुकी हुई है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर सोलर सिस्टम में भी देखा था कि हमारी अर्थ कुछ इस तरह से टिल्टेड है। अब कितनी टिल्टेड है, तो यहाँ पे इस तरह से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे तो अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्टेड है, अपनी एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और अगर ये जिस प्लेन में, जिस ऑर्बिट में, जिस प्लेन के अराउंड ये घूमती है, ये रेवोल्यूशन करती है सन के अराउंड, तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। और ये ऑर्बिटल प्लेन से अगर पूछ ले कितनी टिल्टेड है, तो आप खुद ही देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 में आप 23.5 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 6.5 डिग्री। तो एक्सिस पे 23.5 डिग्री और ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री टिल्टेड है। खैर वो चीज़ को वहीं पे फुल स्टॉप लगाते हैं। ये चीज़ें आगे फिर अभी काम आएंगी हमारी, जो मैंने अभी आपको चीज़ बताई कि हमारी जो अर्थ है वो एक्सिस पे 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अब हमारी अर्थ जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है ना, पूरा एक अपनी एक्सिस पे एक चक्कर ऐसे मार लेती है, उसको हम बोलते हैं कि एक दिन हो पूरा हो गया। एंड व्हेन आई से दिन, डे, तो उसमें ऐसा नहीं कि ये सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो सूरज रहता है उसको दिन बोलते हैं। दिन का मतलब है वो एक दिन और रात, है ना। इतना तो सभी को ये पता होगा, जिसको हम रफली 24 घंटे बोलते हैं। लेकिन अब आपको पता चलेगा कि जो हमारा एक रोटेशन होता है वो पूरे 24 घंटे नहीं लेती हमारी अर्थ, क्योंकि वो ऐसे तो राउंड फिगर्स में तो चलेगी नहीं तुम्हारे हिसाब से। वो 23.5 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड, ये एग्जैक्ट टाइम होता है जब हमारी अर्थ जिसमें एक रोटेशन पूरा करती है। तो रोटेशन इज व्हाट? स्पिनिंग ऑन इट्स ओन एक्सिस। एक रोटेशन के लिए जो टाइम लगता है 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकंड लगता है। डायरेक्शन आप जानते हैं वेस्ट टू ईस्ट होता है सारे प्लैनेट का, एक्सेप्ट 2 प्लैनेट्स। उन प्लैनेट्स का नाम आप बताएंगे जिनका ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है। रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम होती है इक्वेटर पे, मिनिमम होती है पोल्स पे। ये चीज़ है जिसको मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि क्या होता है रोटेशनल स्पीड, ये आप समझ गए। और कौन सा प्लैनेट है जिसकी कि फास्टेस्ट रोटेशनल स्पीड है, कमेंट में आप बताइए जल्दी से, पहले तभी मैं आपके आगे इसके आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहली बात तो जो ईस्ट टू वेस्ट हमारे घूमते हैं जो प्लैनेट हैं, उनके में क्या लगी हुई? नस लगी हुई है, वीनस और यूरेनस। फास्टेस्ट रोटेशनल स्पीड है जुपिटर की। यानी कि हमारी अर्थ रोटेशन कंप्लीट करती है 23 आवर्स 56 मिनट में, और जुपिटर का 16 घंटे में ही सब काम खत्म हो जाता है। अब कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा, मुझे पता है, मरकरी यानी बुध। मरकरी की फास्टेस्ट रेवोल्यूशन स्पीड है, यानी अर्थ जो मरकरी है वो सन के अराउंड चक्कर बड़े जल्दी से लगा लेती है, ठीक है, 88 दिन में। लेकिन यहाँ बात हो रही रोटेशनल स्पीड की, यानी कि अपनी एक्सिस पे वो कितनी जल्दी घूम जाता है, तो जुपिटर सबसे तेज घूमता है। ठीक, अब यहाँ पे इस डाउट को मैं केटर करता हूँ कि रोटेशनल स्पीड मैक्सिमम है इक्वेटर पे, मिनिमम है पोल्स पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऐसे समझिए, देखो ऐसे मतलब समझाऊँ मैं आपको। आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा है, फॉर्मूला सबको ये पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सबको पता है ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो गति है बराबर दूरी अपॉन समय। तो आप मुझे बताइए कि अगर मान लेते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्पीड ज़्यादा होनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि मान लेते हैं ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, और मान लेते हैं कि तुमको एक डिस्टेंस ट्रैवल करनी है अपने
मान लो तुम्हारे घर है, ये तुम्हारा घर है, ठीक है, तुम्हारे घर से ये एक पॉइंट है तुम्हारा, मान लेते हैं कि चलो तुम्हारा मान लेते हैं ये स्कूल है, ठीक है, ये तुम्हारा स्कूल है, कितने डिस्टेंस पे है, मान लेते हैं कि ये आपका 40 किलोमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। वहीं दूसरा साइड है आपका, मान लेते हैं कि आपके एग्जाम्पल्स तो काफ़ी आ रहे हैं लेकिन चलो कोई नहीं, 40 किलोमीटर्स, और ये है दूसरा मान लेते हैं 50 किलोमीटर्स, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ये मान लेते हैं कोई भी पोजीशन, आपके फ्रेंड का हाउस है ये, ठीक है, आपके फ्रेंड का हाउस है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको दोनों जगहों पे, स्कूल और फ्रेंड के घर पे सेम टाइम पे पहुँचना है। सेम टाइम पे पहुंचना है मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो भागना चालू करो, फिर जाओ अपने स्कूल तक, ठीक है। और जितने टाइम वहाँ पे पहुँचोगे उतना ही टाइम में तुम्हें अपने फ्रेंड के पास पहुँचना होगा, जितना टाइम लगता है। तो ऑब्वियस ये बात है, सेकंड केस में मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं उसी स्पीड से भागूंगा जिस स्पीड से स्कूल गया था, तो मैं नहीं फ्रेंड के पास पहुँचाऊंगा, बिकॉज डिस्टेंस ज़्यादा तो मेरे को स्पीड भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब हमारी अर्थ घूमती है ना, तो और जब घूमती है तो आपको पता है कि इक्वेटर में आपका ज़्यादा डिस्टेंस है, इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है, पोलर सर्कमफ्रेंस कम है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करना है, दैट इज़ वाई जो हमारी इक्वेटोरियल स्पीड होगी वो, या फिर इक्वेटर पे जो रोटेशनल स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी एज कम्पेयर टू पोल्स पे जो होगी, राइट। अभी आते हैं रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे। तो रेवोल्यूशन आप समझ गए कि जो सन के अराउंड जो हमारी अर्थ घूमती है उसको हम रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण बोलते हैं, ठीक है। रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन इलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड वो करते हैं। तो ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ यानी कि रास्ता, ठीक है। और ये जो रास्ता है जिसमें कि जो हमारी अर्थ है सन के अराउंड घूमती है, ये जो हमारा रास्ता है ये इलिप्टिकल है। ये कैसा इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार है। जो आपने इलिप्स पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, तो आपने पढ़ा होगा ये मेजर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस होता है, ऐसे करके, राइट। वन रेवोल्यूशन की अगर बात करें, एक रेवोल्यूशन 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स में कंप्लीट करता है हमारा अर्थ। और ऑर्बिटल स्पीड अगर बात करें कितनी है, 29.8 किलोमीटर पर सेकंड हमारी अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड है। मैक्सिमम अभी मैंने बताया ऑर्बिटल स्पीड किसकी है, मरकरी की, और मिनिमम किसकी है, मिनिमम है नेपच्यून की। क्लियर, ये आप समझिए कि ऑर्बिट किस तरह का है। अब मैंने रेवोल्यूशन और टिल्ट पढ़ा है क्यों, अब आपको पता चलेगा कि रेवोल्यूशन और टिल्ट मैंने क्यों पढ़ा है आपको। जब हम अभी, चलो वो सारी चीज़ें देखने से पहले कुछ और बेसिक से चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि जब हमारा अर्थ जो है सन के अराउंड ऐसे इलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार ऑर्बिट में पथ में घूमता है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो सबसे नज़दीक होता है, सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होता है। जब हमारा, अगेन रिपीट, जब हमारी अर्थ, क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ऑर्बिट क्योंकि इलिप्टिकल है, तो ऐसा पॉइंट आता है एक जब हमारी अर्थ सूरज के सबसे नज़दीक होती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होती है। तो जब सबसे नज़दीक होती है उसको पेरीहीलियन बोलते हैं, यानी कि उपसौर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और जब सबसे दूर होता है तो उसको हम बोलते हैं अपसौर, यानी कि जब सबसे नियरेस्ट तो पेरीहीलियन उपसौर, और जब से दूर तो फारदेस्ट यानी एपीलियन अपसौर। याद कैसे रखेंगे, पी से पेरीहीलियन, पी से पास, पी से पेरीहीलियन और पी से पास, दूसरा वाला अपने आप दूर हो गया। ये नियरेस्ट, जब हमारी अर्थ सन के नियरेस्ट होती है तो वो डेट होती है कैलेंडर में 3 जनवरी की, और जब फारदेस्ट होता है तो डेट होती है 4 जुलाई की। बट स्पेसिफिकली जरूरी नहीं कि 4 जुलाई, कभी कभी हो सकता है 3 जुलाई को या फिर 5 जुलाई को भी हो जाए, बट रफली ऑप्शन में कोई चांस ही नहीं है कि वो ऐसे देगा 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, इसे ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, ठीक है, अगर वो इसके बारे में पूछेगा तो पेरीहीलियन की डिस्टेंस तकरीबन आप ऐसे याद रख सकते हो 1475 ऐसे करके, और इसकी 1525 करके, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को कि पेरीहीलियन और एपीहीलियन क्या होता है। इसी तरह आपको कभी कभी ऑप्शन, मतलब कभी कभी हो सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट, ये मतलब देखने को मिले, ये जो वर्ड्स हैं पेरीजी एंड एपोजी, पेरीजी और एपोजी। पेरीजी एपोजी क्या होते हैं, ये हम यूज़ करते हैं मून के टर्म्स में, मून के सेंस में। मतलब ये है कि अभी मैंने बताया कि सूरज, जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के अराउंड चक्कर काट रही है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे नज़दीक होती है पेरीहीलियन, और एक ऐसा पॉइंट आता है जब सबसे दूर होती है एपीहीलियन, ठीक। हमारा मून भी तो हमारी अर्थ के अराउंड ऐसे वो कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, तो ऐसे करके यहाँ पे कहीं मून को इमेजिन कर लो, मून भी तो ऐसे अर्थ के अराउंड घूम रहा है, तभी तो वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की। क्लियर, तो ऐसे ही जब एक पॉइंट आता है कि जो मून है वो हमारी अर्थ के सबसे नज़दीक होता है तो पेरी जी, और सबसे दूर होता है तो अपॉज जी।
कंफ्यूज कैसे नहीं होंगे कि हीलियन वाला सन और अर्थ का रिलेशन दिखाता है और जी वाला मून और अर्थ का रिलेशन दिखाता है। मून चंदा, चंदा मामा हम बोलते हैं ना, चंदा मामा दूर के, है ना, ऐसे करके स्टोरी आपने सुनी होगी। तो चंदा मामा, मामा को हम रिस्पेक्ट देंगे और जी लगाएंगे, मामा जी ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो पेरी जी पहुँच जी, इसकी डेट मत पूछिएगा, क्यों? क्योंकि ये इसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली होता रहता है, तो इसकी कोई एक फिक्स डेट नहीं है जैसे कि इसकी पेरीहिलियन और एपीहिलियन की है। क्लियर है? यहाँ तक डेट आपको याद रखनी है। अब मुझे पता है कि कुछ लोगों के या फिर बहुत लोगों के मन में डाउट आएगा कि जब हमारी अर्थ सबसे पास होती है 3 जनवरी को, तो सर्दी क्यों पड़ती है इतनी, और 4 जुलाई को गर्मी क्यों पड़ती है जब सबसे दूर होता है? होना तो उल्टा चाहिए। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि अर्थ का मतलब इंडिया नहीं होता है। कैसे, वो समझिए। अर्थ का मतलब इंडिया कैसे नहीं होता? अब यहाँ पे इन्होंने इंक्लिनेशन की बात करी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंक्लिनेशन 2 तरह के हैं, एक तो एक्सियल इंक्लिनेशन और दूसरा ऑर्बिटल इंक्लिनेशन। हम पूरा देख चुके हैं कि जो हमारी अर्थ का जो ये एक्सिस है वो टिल्टेड है। अब कुछ लोगों का डाउट आ सकता है, सर टिल्टेड क्यों है, सीधी क्यों नहीं है? उसका आंसर ये कि हनुमान जी एक दिन आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा झुका दिया, ठीक है, ऐसे झुका दिया। मतलब इसके पीछे कोई ऐसा फिक्स थ्योरी नहीं है, ठीक है। हनुमान जी वाली थ्योरी तो आपको जैसे सुनने को मिली होगी बचपन में। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि जो जोग्राफिस्ट हैं कि कोई एस्टेरॉयड हिट हुआ होगा, इम्पैक्ट किया होगा, जिसकी वजह से इसका जो एक्सिस है वो टिल्टेड हो गया। एक्सिस पे मतलब एक्सियल टिल्ट कितना है, 23.5 डिग्री। अब क्योंकि टोटल 90 डिग्री है तो 90 में 23.5 डिग्री घटाएंगे तो 66.5 डिग्री आपको देखने को मिलेगा। तो एक्सियल इंक्लिनेशन इज 23.5 डिग्री एंड ऑर्बिटल इंक्लिनेशन इज 66.5 डिग्री। इज दैट क्लियर? यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी थी, एंड दैट इज़ कि एक रेवोल्यूशन 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9 सेकंड में हमारी अर्थ पूरा करती है। ये जो 6 घंटे का आप टाइम एक्स्ट्रा देख पा रहे हैं, 9 मिनट और 9 सेकंड को आप नेगेट कर दीजिए, तो जो 6 घंटे हैं यही 4 साल में बन जाते हैं 24 घंटे। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल आता है लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, या फिर उसी को बोलते हैं लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हर 4 साल बाद जो टाइम हो जाता है वो 366 दिन का एक साल हो जाता है। क्यों? वो एक एक्स्ट्रा डे कहाँ से आया? बिकॉज 6 आवर्स हर साल जोड़ेगा 4 साल तक, तो 366 डेज हो जाएगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक सभी को? इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हेमिस्फीयर वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री और ऑर्बिटल हमारा इंक्लिनेशन कितना है, 66.5 डिग्री। ओके, चलो वेटिंग लिस्ट एंड एसएससी नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स बैच में मिलेंगे, ऐप में। चलो तो अभी आते हैं हेमिस्फीयर पे, यानी कि गोलार्ध पढ़ते हैं। रुकिए एक सेकंड, ठीक है। और यहाँ से अब हम चालू करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला कॉन्सेप्ट। व्हाट इज दिस गोलार्ध? हेमिस्फीयर क्या है? देखो, हमारी जो अर्थ है, ठीक है, हमारी अर्थ है, उसमें अगर हम बीच में एक लाइन खींच दें, बीच में लाइन खींच दें, उस लाइन का नाम हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है, अभी नहीं पता है। तो बीच में जब लाइन खींच दें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। ऊपर का, और इनको बोल देते हैं हेमिस्फीयर, गोलार्ध। ऊपर वाला हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ऐसे ही ऐसे बीच में एक लाइन खींच दें, बीच में। अब ये तो भाई देखो सिंपल सी बात है, हमारी अर्थ इस तरह से है, थोड़ी सी स्फीरॉइड टाइप की जॉइड शेप है उसका, तो बीच में लाइन तो खींचना बहुत आसान की है, बीच वाली लाइन। अब यहाँ पे हम कौन सी लाइन खींचे? कोई भी लाइन बीच वाली हो सकती है ना। खुद इमेजिन करो, मैंने तुम्हें तुम्हें बोला कि एक सेव लो बेटा, सेव को एकदम बीच से काटो, बीच से मतलब ऐसे, तो तुम बीच से एकदम काट दोगे, ठीक है। मैंने कहा चाकू बेटा ऊपर से गुजरना चाहिए, बीच से नहीं, ऊपर से गुजारो और तब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो उसको। तो मैं किसी भी एंगल से चाकू मार सकता हूँ ना एकदम, या तो खड़ा चाकू मार दूँ या फिर ऐसे किसी भी एंगल से मारूंगा, तो अगर वो सेंटर से पास होगा चाकू तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। तो अभी हम देखेंगे वही सेम चीज़ लॉन्गिट्यूड में पढ़ेंगे कि हमने एक रेफरेंस लाइन मान ली, क्योंकि ये लाइन तो कॉमन होगी सबके लिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, बीच से ही लाइन जाएगी। ये लाइन तो कोई भी लाइन हो सकती है, लेकिन इस लाइन को वो, क्योंकि ग्रीनविच मेरिडियन वाली हमने लाइन लिया, जिसको प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। भूल जाओ ग्रीनविच मेरिडियन प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं, अभी के लिए इतना समझो कि ठीक है हमने एक बीच से लाइन खींची थी, तो जो वेस्टर्न साइड वाला पार्ट है उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे, पश्चिम भाग वाला, और जो पूर्वी भाग है उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोल देंगे, ठीक है। हमारा इंडिया जरा बता दीजिए कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, कौन से हेमिस्फीयर में? तो इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इनटू 2 पार्ट, इक्वेटर डिवाइड्स दी। अब इक्वेटर क्या अभी हम पढ़ेंगे, अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। चलिए मैं अभी के लिए इसको होल्ड पे रखता हूँ। अभी इंडिया हमारा कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न और ईस्टर्न, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया पड़ता है,
ठीक, अब आते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे, तब आपको इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन तब समझ में आएगा है क्या ये। लैटिट्यूड का मतलब हिंदी में अक्षांश होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दो लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। कहाँ पे देखने को मिलती हैं? कभी आपने देखी है रियल लाइफ में? कोई है यहाँ पे जिसने कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को रियल लाइफ में देखा हो? ये देखो देखो लॉन्गिट्यूड जा रही है, देखो देखो लैटिट्यूड जा रहा है। देखा है किसी ने? नहीं देखा है। दैट मीन दीज आर योर इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों की कल्पना करते हैं, कल्पना करके सोते हैं, कल्पना करके उठते हैं, कल्पनाओं में पूरा काफ़ी लोग तो जीवन अपना गुजार देते हैं, तो वो सब क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी जस्ट इमेजिनरी लाइन से कहीं पे आपको एक्चुअल में देखने को नहीं मिलेगी। तो सर हम इमेजिन क्यों करते हैं इनको? इमेजिन इसलिए करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने बोला, तुमने मुझसे पूछा सर हमें आपका फेस देखना है, कहाँ पे आ जाए बताइए? तुमने कहा यहीं पे आ जाओ। तो कहो मतलब सर यहाँ पे कहाँ पे, थोड़ा बताइए, रेफरेंस पॉइंट दीजिए, कहाँ पे आ जाएँ? तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि बेटा यहाँ पे आओ, एक मजनू का टीला नामक जगह है, वहाँ पे एक बेरी का पेड़ है, वहीं पीछे मिलो। तो और हाँ, अमावस्या के दिन अमावस्या और पूर्णिमा क्या होती है वो भी अभी हम देखेंगे, ठीक है? तो वो मैंने क्यों बोला, रेफरेंस दिया आपको। इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ इंडिया कहाँ लाई कर रहा है या फिर कनाडा कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमें कब पता चलेंगी या फिर हम कब बता पाएंगे? जब हम बोलेंगे कि हाँ इस लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड में आ जाओ। लैटिट्यूड हमारी लेटी हुई लाइंस होती हैं, लेटी हुई लाइंस होती हैं, उनको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं हिंदी में उनको, ठीक है? और जो इनको क्या बोलेंगे? लेटी हुई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, इंग्लिश वैसे टेक्निकली स्पीकिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस है। ऐसे हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऐसे हमारी क्या होती हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं। क्षैतिज आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं, ठीक है? तो इसको लॉन्गिट्यूड, देशांतर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है? तो अब मैंने बोल दिया कि ये मान लेते हैं कि ये 20 डिग्री का 20 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, ठीक है? और ये जो है ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं कुछ कि 20 डिग्री वेस्ट वाला ये लॉन्गिट्यूड है। तो यहाँ पे 20 डिग्री वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले लैटिट्यूड पे आ जाना और 20 डिग्री वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड पे आ जाना। तो यानी कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे आ जाना। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बहुत यूजेस हैं। एक यूज़ तो यही है कि भाई हम उससे एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन, प्लेस की बता पाते हैं। जो आपके जीपीएस वगैरह काम करते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वगैरह, ये सब इसी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं, ठीक है? तो अभी आते हैं लैटिट्यूड पे। तो लैटिट्यूड क्या है? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, जो रेड रेड कलर की आप देख पा रहे हैं। ईस्ट टू वेस्ट टर्न करती हैं, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। अब ये मतलब समझिए, हम देखो आपने सुना होगा, इतना तो सभी ने आई थिंक सुना होगा कि लैटिट्यूड को डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं, लॉन्गिट्यूड को भी डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं। डिग्री कैसे बता देते, क्या होता है डिग्री? डिग्री क्या होता है मतलब कहाँ से डिग्री आ गया ये कि भाई ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री। डिग्री कहाँ से आ गया ये? डिग्री तुमने वो देखा है, तुमने वो देखा है ये क्या बोलते थे इसको? प्रोटेक्टर बोलते थे ना काफ़ी समय हो गया ना, जिसको प्रोटेक्टर बोलते थे ना, वो ज्योमेट्री का बॉक्स होता था जिसको तुम कभी खोलते नहीं थे, याद करो, जिसमें काफ़ी सारे इक्विपमेंट होते थे खेलने के लिए, बस तुम उसको यूज़ करते थे। तो इसको हिंदी में चांदा बोला जाता है, ठीक है? इस तरह से उसमें होता था। याद आया कुछ? याद आया कुछ पुरानी यादें याद आ रही हैं? कंपास होता था, उससे तुम अपने दोस्त के साथ कुछ हरकतें करते थे जब वो खड़ा होता था तो चलो डीप में नहीं जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये आप कंपास का यूज़ करते थे। तो हमने क्या किया, ये अर्थ को लिया और कंपास को ऐसे रख दिया, एक बड़ा सा कंपास लिया और ऐसे रख दिया, ठीक है? कंपास को रख दिया, ठीक? अब वो सेंटर से, इस वाली लाइन से इक्वेटर से कितना एंगल बना रहा है, बस उसी को बोल दिया वो लैटिट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऐसे ही उल्टा कंपास भी रख सकते हो, मतलब सदर्न ऐसे में। तो ये मान लेते हैं ये आपका डिग्री आपने देख लिया 30 डिग्री, तो हमने बोल दिया 30 डिग्री है। तो एक्चुअल में इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। तो हम डिग्रीज में उसको एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी ये लिख क्या जाए कि लैटिट्यूड इज अ पोजीशन ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वो भी सही होगा। एक्चुअल में वो सारी चीज़ें हम सेंटर से मापते हैं, वो अर्थ को खोल के मैं दिखा नहीं सकता हूँ आपको, तो बस अभी के लिए इतना ही समझ लो, ठीक है? इट इज़ द एंगुलर, ये ऑफिशियल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं लैटिट्यूड की, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। 1 डिग्री लैटिट्यूड 111 किलोमीटर का होता है, मतलब ये हुआ। और टोटल लैटिट्यूड 181 है। अभी ये कॉन्सेप्ट समझो क्या है। ये हमारी अर्थ है, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे करके इक्वेटर हैं। ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है? इसको 0 डिग्री बोल दिया बिकॉज यहीं पे कंपास वो प्रोटेक्टर रखा है, ठीक है? देन आपका ये 1 डिग्री ऐसे करके इक्वेटर होगा, ठीक है? ये 1 डिग्री होगा। देन ऐसे ही आपका 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा, 5, 6, 7 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा? 90 डिग्री तक जाएगा।
ऐसे नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 करके कहाँ तक जाएगा, 90 तक जाएगा। तो इसमें और उसमें अंतर क्या होगा, ऊपर और नीचे वाले में। अरे भाई ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में तो नॉर्थ एन लिख देंगे, ये साउथ हेमिस्फेयर में तो सदर्न एस लिख देंगे। ऐसे ये 1 डिग्री ऊपर है 1 डिग्री नीचे भी है, 1 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फेयर वाला 1 डिग्री तो 1 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे, सदर्न हेमिस्फेयर वाला 1 डिग्री तो 1 डिग्री साउथ लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर लैटिट्यूड के बीच में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये 0 डिग्री 1 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर है, 1 डिग्री 2 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर, 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में 111 किलोमीटर। दैट मीन्स कि लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बदलती नहीं है। हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम रहती है। ये चीज़ लॉन्गिट्यूड के केस में नहीं होती है, अभी हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि हर लैटिट्यूड के बीच में यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम। हर अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो समान है। वो कितनी है, 111 किलोमीटर है, 111 किलोमीटर्स। और टोटल अक्षांशों की संख्या 181 है। ये कैसे पता चला हमें 181 है, भैया 0 डिग्री वाला है ना बीच का, ये बीच का 0 डिग्री है। ऊपर कितने हैं, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक गए थे 90 तक, 90 हो गए। नीचे कहाँ तक है, ऐसे ही नीचे भी 90 तक है, तो 90 90 को जोड़ दो 180 हो गए। तो सर 181 वाला कहाँ से आ गया, यहाँ तो 181 लगा है, तो 181 वाला ये 0 डिग्री है। जब आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके जोड़े थे 90 तक गए थे तो आपने 90 हो गए, ये नीचे भी गए 90 तक हो गए। लेकिन आपने 0 डिग्री को तो ऐड ही नहीं किया ना, आपने 1 से चालू किया था ना, 1 2 3 तब 90 हुए, फिर नीचे 1 से चालू किया, आप 0 को भूल गए। तो ये भी तो एक लैटिट्यूड है, ये हो गया आपका 181। अब कहीं पे अगर तुम्हें ये देखने को मिल जाए कि नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल्स कितने होते हैं, सर्कल, एक्चुअल में ये सर्कल ही तो है, लाइन तो नहीं बोलना चाहिए, वैसे सर्कल बोलना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर ये एक 3D फिगर है ना, अर्थ तो हमारी 3D है ना, तो पीछे भी तो गया होगा ऐसे, ये ऐसे करके, तो ये लैटिट्यूडनल सर्कल्स होते हैं। ठीक है, इनको हम सिनोनिमसली लाइन भी बोल देते हैं, बट ये ऐसे करके पीछे भी तो क्या होगा ऐसे घूम के, तो सर्कल हुआ ना, एक पूरा वृत्त हुआ ना। तो ये आई सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ऐसे करके देखो। अब मैं बोलता हूं तुमसे कि जो नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल है वो 179 है। कैसे, जैसे ये एक सर्कल हुआ 0 डिग्री 1 डिग्री वाला सर्कल, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, देखो घट रहा है, ये और घट रहा और घट रहा और घट रहा। 90 डिग्री जो नॉर्थ वाला है लैटिट्यूड, वो एक पॉइंट में रिड्यूस हो जाता है, सर्कल नहीं रहता है। ऐसे ये सदर्न हेमिस्फीयर वाला ऐसे 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 जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ वाला पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये दोनों पॉइंट्स हैं ना कि सर्कल। इस वजह से अगर हम 181 में 2 घटा देंगे तो 179 दैट इज 179 आ जाएगा, और 179 टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल सर्कल होते हैं। वैसे ये कभी क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है ज़्यादातर, ठीक, कभी कभी मतलब पहले ज़्यादा पूछता था, अभी तो रिसेंट में ये देखने को नहीं मिला है कि सर्कल पूछ ले ऐसे करके, ठीक है, बट फिर भी आपको पता है कि क्या है। ठीक है, अब आते हैं लैटिट्यूड, कौन से थोड़े इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जो हमारे अक्षांश है। एक तो 0 डिग्री वाला इक्वेटर। अब महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि भाई बीचों बीच से गुजर रहा है, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस रखो यार उसकी। 23.5 डिग्री नॉर्थ तो 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ तो 66.5 डिग्री साउथ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो भाई वैसे तो समझ में आता था कि हाँ ठीक है 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री, ये 23.5 में ऐसा क्या खास है, 23.5 डिग्री साउथ में ऐसा क्या खास है, बहुत कुछ खास है। देखो अभी जब हम अभी पढ़ेंगे सीजन्स के बारे में, रेवोल्यूशन के बारे में, तो वहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सूरज होता है, सूरज कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अक्षांश के ऊपर नहीं जाता है। सूरज की किरणें चली जाएंगी ऐसे तिरछी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने किसी जगह पे टॉर्च मारी, ठीक है, तो कुछ लाइट इधर उधर भी तो जाती है, तो मैंने टॉर्च तो इधर पे मारी, ठीक है, तो मेन जो लाइट है वो यहाँ पे जा रही है, बाकी थोड़ा बहुत उधर पड़ रहा है। यानी कि सूरज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर कभी नहीं जाता, इसको हिंदी में कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है, कर्क रेखा बोलते हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हिंदी में मकर रेखा बोलते हैं, इसके कभी नीचे नहीं जाता है, इसके कभी नीचे नहीं जाता है। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे दबा के गर्मी पड़ती है, एकदम चिलचिला के गर्मी पड़ती है, इसी वजह से इसको बोलते हैं टॉरिड जोन। उष्ण कटिबंध, 2 लैटिट्यूड के बीच में जो अंतर होता है, जो स्पेस होता है, उसको कटिबंध बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ जिसको अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। वाई दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इसके बियॉन्ड और इसके बियॉन्ड, ये जो फ्रिजिड जोन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात पड़ती है, यानी 6 महीने तक सूरज की एक किरण तक देखने को नहीं मिलती है।
ऐसा होता है। और 6 महीने तक पूरी हमेशा सूरज की किरण देखने को मिलती है। भाई क्यों होते हैं चीज़ें अभी देखेंगे आगे। तो इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन, इसको भी बोलते हैं फ्रिजिड जोन। ठीक है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये वाला रीजन क्या हो गया, क्या हो गया, ये टॉरिड जोन। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये 66.5 डिग्री साउथ। अब मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ ब्लू से। ये है टेम्परेट, ये भी है टेम्परेट। ये नॉर्थ टेम्परेट हो गया, साउथ टेम्परेट हो गया। अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे पर्पल से। ये हो गया फ्रिजिड जोन, ये हो गया फ्रिजिड जोन। जोन समझ गए सभी लोग कि टॉरिड किसको बोलते हैं, टेम्परेट किसको बोलते हैं और फ्रिजिड किसको बोलते हैं। बहुत दबा की गर्मी, ठंडक, बहुत ही जोर की ठंडक। ठीक, लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, जो सबसे बीच में होगा। क्यों, क्योंकि लैटिट्यूड सर्कल होते हैं, लैटिट्यूड सर्कल होते हैं। और हमारी सेंटर पे अर्थ बल्ज्ड फूली हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे ही सबसे बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक बॉल दिया मैंने, ठीक है, मैंने बोला कि इसमें सबसे लंबा थ्रेड बांधो, तो तुम सेंटर पे ही बांधोगे ना। ठीक है, सेंटर पे ही। क्यों, क्योंकि सेंटर पे वो फूली हुई है, क्या, हमारी अर्थ। ठीक है, बल्ज्ड है। तो ये वाला जो लैटिट्यूड होगा इक्वेटर पे, वो सबसे बड़ा होगा। और स्मॉलेस्ट कौन से होंगे, स्मॉलेस्ट हमारा ये होगा जो पॉइंट फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, ये बताओ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। कोई वाराणसी से, हम हैं स्पेस स्टेशन फॉर एवरी एग्जाम, क्या करोगे बताओ तुम, हैं मुष्टि युद्ध खेलोगे हमारे साथ, क्या दिक्कत है। आपकी आवाज़ इनकी तरह है, आपकी आवाज़ उनकी तरह है। भाई आवाज़ को छोड़ दो, हर कोई ना जाने किसकी किसकी आवाज़ से रिलेट कर चुका है। ठीक है, अब ना जाने किसकी किसकी आवाज़ तुम लोग रिलेट कर लेते हो। पहले ये बताओ टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। नो डाउट, ओके। Without you 12 marks in CGL 2023, with you 60 marks in MTS and not the easy one. Okay, ठीक। बेटा पिंटू सुधर जाओ, तुम्हारी हरकतें हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कल पिंटू जी क्या लिख रहे थे, हाँ कि क्लास ऑफ हो गई अब मज़ा आएगा। अब तुम ऐसा 1-2 और कमेंट करो, सीधे तुमको पिंटू गायब कर देंगे। ठीक है, पूरे दुनिया, फिर तुम अपनी मन की दुनिया में अपना पूरा सब साम्राज्य बनाना। ठीक है, यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। लैटिट्यूड के फंक्शंस क्या होते हैं, यूज्ड इन क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी को हम बहुत यूज़ में आएंगे। अभी हम देखेंगे ना, विंड चलेगी, विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ पे अभी हम वो सब मज़ा आएगा पढ़ने में कि यहाँ पे भाई बहुत गर्मी होती है तो लो प्रेशर होता है, यहाँ ठंडी होती है तो हाई प्रेशर होता है, हाई से लो चलती है, तो सब हमें पढ़ने में मदद आएगी। ठीक है, तो इस वजह से जो सारी चीज़ें वो लिंक्ड हैं आपस में, इन साइलोस नहीं है कुछ कोई। ठीक है, टेम्परेचर जोन्स पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर, ओके हाँ ओके ओके ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट प्रेशर सिस्टम के लिए। प्लानिटरी विंड सिस्टम पढ़ेंगे, लोकेशन पढ़ेंगे, इन सब के लिए लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ओनली रीजन्स ऑफ द अर्थ ये फ्रिजिड वाले होते हैं जहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती। क्यों होती है ये मैं आपको भी बताऊंगा, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है। ठीक, चलो अब आते हैं लॉन्गिट्यूड, जिसको देशांतर बोलते हैं। ठीक है, ये इमेजिनरी वर्टिकल लाइन होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल थी, वर्टिकल थी, जो नॉर्थ से साउथ रन कर रही हैं। देखो ऐसा लग रहा है नॉर्थ हेमिस्फीयर से चालू हो रही, साउथ हेमिस्फीयर में जा रही हैं, फिर साउथ से चालू हो रही, नॉर्थ में जा रही हैं। यानी कि एक तरह से ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसका मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूँ। ये टॉप व्यू चलो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये मान लेते हैं ऊपर से देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं, क्या इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, इस तरह से हमारे लॉन्गिट्यूड, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे पोल से ही सारे निकल रहे हों, और दूसरा वाला जो पोल है वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहे हैं। वहाँ पे अगर नीचे से देखें, नीचे से, तो नीचे से किस तरह से भाई दिखाएं आपको, तो मान लेते हैं नीचे से ऐसे देख रहे हैं, तो ये ऐसे ऐसे आके, मतलब जैसे ऊपर से होगा टॉप व्यू, वैसे नीचे से भी व्यू होगा, बिकॉज हैं तो दोनों एक ही तरह के पोल्स ना। ठीक है, और एक ही जगह जैसा हमें व्यू आएगा। तो ये ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रही है। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि विच लाइन ज्वाइन नॉर्थ पोल और कनेक्ट नॉर्थ पोल विद द साउथ पोल, तो आंसर वुड बी लॉन्गिट्यूड। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, वहाँ पे क्या पढ़ा था, एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर पे प्रोटेक्टर रखा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ प्राइम मेरिडियन पे प्रोटेक्टर रख रहे हैं, वैसे समझ लो। ठीक है सर, ये प्राइम मेरिडियन क्या है। अब आते हैं उसी चीज़ पे जो यहाँ पे मैं बता रहा था, वो भी पीछे, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन क्या होती है। अब यहाँ पे तो सिंपल मैंने बोल दिया यही लाइन है। ठीक है, मैंने सिंपल बोल दिया यही लाइन है जो बीच से पास हो रही है। मैं लैटिट्यूड की अगर बात करूँ, और जब लॉन्गिट्यूड की अगर मैं बात करूँ, वही मैं सिंपल आपको बोल रहा हूँ, सेव को इमेजिन करो, सेव को। ठीक है, एप्पल को मैंने इधर से काटा, सेंटर से अगर ये पास हुआ चाकू तो 2 हिस्सों में बटेगा। ठीक, लेकिन मैंने बोला नहीं, यहाँ से नहीं, आप
वो ऐसे ऐसे कहीं से भी मारो चाकू और वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो फिर मैं कहीं से भी मार सकता हूँ, अगर सेंटर से पास हो रहा है तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। क्लियर है बात ये? ठीक है। तो उसी तरह से अब ये जो मैंने चीज़ बोली ना एप्पल वाली, अभी और भी चीज़ों में काम आएगी, लेकिन एक चीज़ कि यहाँ पे हमारे लिए डिफ़िकल्ट था हम किस लाइन को एक रेफरेंस लाइन माने लॉन्गिट्यूड को। तो हमने किया क्या, उस समय ब्रिटिशर्स का राज होता था, हर जगह पे डिफरेंट एनी कॉलोनीज़ थी, तो यही थे। तो इन्होंने बोला कि एक मतलब समिट हुई वहीं पे ग्रीनविच नामक जगह जो लंदन में पड़ती है, ग्रीनविच लैबोरेटरी है लंदन में। तो वहीं से जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा था उसी को ही हमने बोल दिया कि आज से यही इसी को रेफरेंस मानेंगे और इसी को हम 0 डिग्री मान लेते हैं। जो लंदन के ग्रीनविच मेरिडियन लैबोरेटरी से पास हो रही थी लैटिट्यूड, उसी को हमने नाम दे दिया 0 डिग्री और उसी को नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन, या फिर इसी को बोल देते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर, इस पे भी आते हैं। लीस्ट डिस्टेंस एट पोल एंड मैक्सिमम डिस्टेंस एट इक्वेटर, इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड, वो बताने से पहले कुछ और रुको जरा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन मेरा ये, मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है? काफ़ी डीप है, समझ में आया तो देखना, ठीक है? ऑल लैटिट्यूड्स डिवाइड अर्थ, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। ऑल लैटिट्यूड्स डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ऑल लॉन्गिट्यूड्स डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। सभी अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं, सभी देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। बताइए आंसर। ठीक है, फिर मैं लिखता हूं ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल, ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल लॉन्गिट्यूड्स, सभी देशांतर आर महान वृत्त, ग्रेट सर्कल। आंसर इसमें से कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा, पहला वाला। सभी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरा वाला दोनों में सही होगा। ठीक है, दूसरा वाला दोनों में सही होगा। कैसे? ऑल लैटिट्यूड डिवाइड अर्थ इंटू 2 इक्वल पार्ट, गलत है, क्योंकि सिर्फ इक्वेटर ही तो है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। तो क्या सर सारे लॉन्गिट्यूड अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? बिल्कुल वही है जो एप्पल वाला मैंने एग्जाम्पल दिया। यही तो है लैटिट्यूड, जो इधर से पास होने, इधर से पास होने, इधर से पास होने, बस वो सेंटर से पास होने चाहिए, जो कि सेंटर से पास हो रहे हैं। चाहे मैं ये लॉन्गिट्यूड ले लूँ, चाहे ये लॉन्गिट्यूड ले लूँ, चाहे ये लॉन्गिट्यूड, चाहे मैं कोई सा भी लॉन्गिट्यूड ले लूँ, सारे ही सेंटर से पास हो रहे हैं और इसीलिए सारे ही अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। चाहे मैं चाकू इस प्लेन के अराउंड मारूं, चाहे चाकू इस प्लेन के अराउंड मारूं, चाहे चाकू इस प्लेन के अराउंड मारूं, अगर सेंटर से पास हो रहा है तो 2 बराबर भागों में बटेगा। यानी ऑल लॉन्गिट्यूड डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। और ये ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है? ग्रेट सर्कल का मतलब होता है, जो ग्रेट सर्कल है महान वृत्त है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा अर्थ, ये तो बहुत बड़ा सर्कल होगा, ये छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा और छोटा होगा। ठीक है, तो हमारा अगर लैटिट्यूड की अगर बात करें तो एक ही ग्रेट सर्कल है उसके पास, वो है इक्वेटर। लेकिन लॉन्गिट्यूड की बात करें, सारे ही ग्रेट सर्कल है, सारे ही सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, सारी पूरी सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड भी क्या है? सर्कल ही तो है एक तरह से। लॉन्गिट्यूड भी क्या है? सर्कल ही तो है एक तरह से। ये है जैसे, तो ये लॉन्गिट्यूड ऐसे है, पीछे भी तो ऐसे गया होगा, है तो पूरा सर्कल। और क्योंकि पूरा सबसे जो लंबा डिस्टेंसेस को कवर कर रहा है, यानी कि ये भी तो ग्रेट सर्कल हुआ। चाहे कोई भी लॉन्गिट्यूड ले लो, ग्रेट सर्कल होगा। लेकिन यहाँ पे इक्वेटर ही है जो सेंटर से पास हो रहा है और सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक ही लैटिट्यूड है जो ग्रेट सर्कल होता है और सारे लॉन्गिट्यूड आपके ग्रेट सर्कल होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, जो थोड़ा सा पे ग्रेड से ऊपर का थोड़ा सा ये था। ठीक है कॉन्सेप्ट। डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टूवर्ड्स इक्वेटर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी तुमको ऐसे समझाऊंगा ना, भी भूलोगे नहीं तुमको भी। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से हमें अपीयर हो रहा है, किस तरह से कि यहाँ से नॉर्थ पोल से चालू हो रहा है साउथ पोल पे। अब एक चीज़ को ऑब्जर्व करो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस घट रही है, 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 0 हो गई। ठीक है, यहाँ पे भी देखो घट रही, घट रही, घट रही, घट रही, घट रही और 0 हो गई। यानी कि हर लैटिट्यूड के बीच में तो डिस्टेंस सेम थी, लेकिन हर लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस नहीं सेम होती एंड डिक्रीजेज ऑन मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल्स। या फिर कुछ भी बोल दो, इंक्रीजेज फ्रॉम मूविंग टूवर्ड्स पोल्स टू इक्वेटर।
ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड वेरीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। वेरी लिखना सही नहीं, मतलब वेरी तो करती है, लेकिन अगर मैं ये लिख दूं कि डिस्टेंस फ्रॉम ईच लॉन्गिट्यूड फ्रॉम पोल टूवर्ड इक्वेटर, क्या करती है, पोल से इक्वेटर में बढ़ रही है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पे घट रही है। क्लियर हो गया? इक्वेटर से पोल्स पे जाने पे डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस बिटवीन दी लॉन्गिट्यूड्स। मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ पे देखने को मिल रही है? इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। कितनी है? 111.32 किलोमीटर। हर लैटिट्यूड के बीच में, अक्षांश के बीच में जो दूरी है वो समान है, चाहे तुम 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में कंपेयर कर लो, चाहे 88 और 89 डिग्री के बीच में कंपेयर कर लो, तुम्हें 111 किलोमीटर का ही अंतर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 111.32 किलोमीटर का अंतर देखने को मिलेगा लॉन्गिट्यूड, और वो भी इक्वेटर पे। वैसे तो घट रही है, ठीक है, हर लॉन्गिट्यूड पे अलग अलग डिस्टेंस होगी। टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है। 360 कैसे है? 360 कैसे लॉन्गिट्यूड, तो वो देख लेते हैं। ये हम हमारा मान लेते हैं टॉप व्यू, ठीक है। तो ऐसे हमारे सारे लॉन्गिट्यूड गए ऐसे 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 360 डिग्री में घुमा हुआ है ना, तो 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। तो फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो ये है तुम्हारी प्राइम मेरिडियन। ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम यहाँ पे गए होगे, ठीक है, एक्चुअल में एक होती इंटरनेशनल डेट लाइन, यहाँ पे लिखी हुई है, इसको 180 डिग्री मेरिडियन बोलते हैं। ये प्राइम मेरिडियन है, इसके जस्ट ऑपोजिट जो होती है उसको 180 डिग्री लाइन बोलते हैं, 180 डिग्री, और उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ से जब उस तक पहुँचोगे तो 180 लॉन्गिट्यूड कवर करोगे। यहाँ से यहाँ राइट साइड से निकलोगे तो भी 180 कवर करोगे, है ना। तो 180 180 360। अब तुम बोलोगे इसको जोड़ा नहीं है एक, तो हम तुमसे ये नहीं बोलेंगे तुमने जब यहाँ से गए थे तो 180 वाले को जोड़ लिए थे, यहाँ से गए तो 180 वाले को फिर जोड़ लिए, तो 2 बार डबल काउंटिंग हो गई, तो क्या हो गया 360, ठीक है। सिंपल ऐसे याद रख लो कि भाई पूरा कितना एंगल होता ही है 360, ठीक है। तो 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं, खत्म बात। प्राइम मेरिडियन क्या होता है? जो ग्रीनविच मेरिडियन उसको बोलते हैं, 0 डिग्री से पास हो रहा है। इंटरनेशनल डेट लाइन एकदम ऑपोजिट साइड में होती है। और एक चीज़ इसमें याद रख लेना, क्योंकि थोड़ा सा डीप है वो कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको बताऊँ, मैं CDS वगैरह में पढ़ाता हूँ, CAPF वगैरह के लिए, कि भाई इंटरनेशनल डेट लाइन होती है और जिगजैग होती है। क्यों जिगजैग होती है? फिर उसके ईस्ट से वेस्ट जाने में टाइम ऐड करना होता है, वेस्ट से ईस्ट में जाने में टाइम क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें अभी तक SSC ने नहीं पूछी हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। बस इतना देखिए, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है वो एक जिगजैग लाइन है। प्राइम मेरिडियन तो आपको सीधी सीधी दिख रही है, बिल्कुल सीधी है, ये एक आपकी कॉन्टिन्यूअस है, बट इंटरनेशनल डेट लाइन जिगजैग है, वो इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से। ऐसे क्यों है, जिगजैग क्यों है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसको क्रॉस करने पे टाइम चेंज हो जाता है, टाइम चेंज करना पड़ता है इसी वजह से। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसको ऐसा, यहाँ पे कोई देश था, सीधा गुजरा, यहाँ पे ऐसा कोई देश था, कोई छोटे छोटे देश हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे पास हो गया, पता चला लो इधर ये मान लो छोटा सा कोई आइलैंड है, इसके यहाँ पे लोगों के लिए कुछ और टाइम हो रहा है, यहाँ के लोगों के लिए कुछ और टाइम हो रहा है, तो बेचारे पगला जाते हैं। इसलिए इसको थोड़ा सा जिगजैग लाइन बनाया हम लोगों ने, बस, ठीक है। जिगजैग लाइन होती है ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री मेरिडियन है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे इंटरनेशनल डेट लाइन है, तो ये कुछ ये प्राइम मेरिडियन है और ये आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इतनी ज़्यादा जिगजैग ऐसे करके, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं करना बिकॉज बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्राइम मेरिडियन किन किन देशों से होकर गुजरती है, इसकी क्या ट्रिक होती है, वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। तो प्राइम मेरिडियन हमारी गुजरती है 8 देशों से, टोटल 8 कंट्रीज़ हैं। बीजेपी को कौन वोट देगा? क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, है क्या चल रहा है? चलो, तो यहाँ पे ग्रीनविच मेरिडियन 8 कंट्री से पास होती है। ये 8 कंट्रीज ये हैं, इसको याद करने की ट्रिक है, BSF गेम इन टोगो किंगडम, BSF गेम इन टोगो किंगडम। तो B से है आपका बुर्किना फासो, S से है स्पेन, F से है फ्रांस, गेम में G से घाना, A से अल्जीरिया, M से माली, और टोगो में टोगो से टोगो है, और किंगडम से K से UK है, यूनाइटेड किंगडम है। तो ये कंट्रीज है जहाँ से प्राइम मेरिडियन आपकी गुजरती है, BSF गेम इन टोगो किंगडम। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड यूज्ड इन टाइम। टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं, किसका? देशांतरों का। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो अर्थ है वो 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, 24 घंटे में, 24 आवर्स में, 24 घंटे में घूमती है 360 डिग्री, है कि नहीं? तो मतलब एक तरह से 360 डिग्री 360 लॉन्गिट्यूड को कवर करती है 24 घंटे में, है ना। तो मैं बोलता हूँ 1 घंटे में कितने कवर करेगी? तो सिंपल आप क्या करेंगे, 360 से भाग कर देंगे, 360 से डिवाइड कर देंगे 24 का, क्या आंसर निकल के आएगा? 15 डिग्री।
यानी 1 घंटे में 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। सिंपल। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट यानी 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का टाइम लगाती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 1 डिग्री में हमारी अर्थ कितने मिनट, मतलब 1 डिग्री का मतलब में कितने मिनट चल जाती है, तो आप क्या कर देंगे, जैसे 60/15 कर देंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री में 4 मिनट हो गए आपके। यही आपका कहलाता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। मतलब ये है कि ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर आपने क्वेश्चन सुना होगा, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए, कि जो हमारा इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है। मतलब प्राइम मेरिडियन से हमारे टाइम को कंपेयर करने के लिए पूछता है वो। ठीक है, तो हम बोलते हैं 5.5 घंटे हमारा इंडिया आगे है। बाकी अभी जब हम पढ़ेंगे इंडिया और उसके लोकेशन के बारे में, तो वहाँ पे उसके लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में वहीं पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना समझिए कि जैसे ही हमारी 1 सेकेंड रुकिएगा, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन है मान लेते हैं, ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, ये हमारी अर्थ है। जब हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, तो हम एक चीज़ को पढ़ेंगे कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम होता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट पढ़ेंगे। तो फिर, और ये 0 डिग्री है, तो फिर हम बोलते हैं कि कितना टाइम का अंतर है। तो टाइम का अंतर निकालने के लिए हम डिग्रीज़ का अंतर निकाल लेते हैं। अब भाई कितना अंतर है, 82.5 और 0 में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 82.5 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 82.5 ही आएगा। अब अगर मान लेते हैं 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा होता है, तो 82.5 डिग्री का कितना मतलब होगा? तो भाई 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 75 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 5 घंटे। ठीक है, इतना तो आता होगा बेसिक मैथ्स आपको कि 15 5 75 यहाँ पे किया, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 5 टाइम्स कर देंगे। अब हमें 82.5 डिग्री निकालना है, हमने 75 डिग्री निकाल लिया, यानी अभी भी कितना बाकी है? 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री बाकी है। मैं बोल रहा हूँ 15 डिग्री मतलब 1 घंटा होता है, तो 7.5 डिग्री का मतलब क्या हुआ? आधा घंटा, क्योंकि 15 का आधा होता है 7.5, तो 1 का भी आधा कर दो 30 मिनट, यानी कि 75 डिग्री और 7.5 डिग्री को जोड़ देंगे तो 82.5 डिग्री मिल जाएगा ना। तो 5 घंटे और 30 मिनट यानी 5.5 घंटे हम आगे हैं। पीछे क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमेशा याद रखना, जो रेफरेंस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है, रेफरेंस लॉन्गिट्यूड बिकॉज ए लॉन्गिट्यूडियन देशांतर, उसके ईस्ट में चलने में हम टाइम को जोड़ते हैं और वेस्ट में जाने में टाइम को घटाते हैं। जैसे कि मैं बोल दूं ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को जो मान लेते हैं कि लॉन्गिट्यूड है, वो मैंने आपको बोल दिया कि वो मान लेते हैं 130 डिग्री है। मुझे पता नहीं है, मैं ऐसे ही मतलब गेस मार रहा हूँ कि ठीक है 130 डिग्री है। ठीक है, 130 डिग्री है। अब बताओ इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कितना आगे या पीछे है? तो ये बात तो मैं बोल सकता हूँ कि रेफरेंस मैंने लिया है ऑस्ट्रेलिया का, तो भाई हम ऑस्ट्रेलिया से पीछे ही होंगे, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से हम वेस्ट साइड में लाई कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से हम वेस्ट साइड में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको वो करना है कि जब आप वेस्ट साइड मूव करते हो तो टाइम को घटाते हो, ईस्ट साइड मूव करते हो टाइम को ऐड करते हो। अब आप करोगे क्या? इन दोनों को घटा लोगे, जितने डिग्री आएगा उसको कैलकुलेट कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने डिग्री आएगा? 83 7 90 और 10 17 और 47 47.5 आएगा। ठीक है, 47.5 है ना। 200 ठीक है, तो 47.5 डिग्री आ गया। अब मुझे पता है कि 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा है। ठीक है, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 45 डिग्री मतलब इसके मैं करीब पहुंचना चाहूँगा ना होल नंबर्स में, तो 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 45 डिग्री का मतलब 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे और 2.5 डिग्री कुछ और बच गया, तो 2.5 को अगर मैं मान लूँ कुछ मिनट, तो यानी कि 3 घंटे और कुछ मिनट हम लोग पीछे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। इतनी चीज़ क्लियर? इस पर भी कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पे कोई n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स नहीं करवाने वाला हूँ। बेसिक सा क्वेश्चन आएगा तो बेसिक सा क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं, और वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हम 5.5 घंटे आगे हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज सॉलिस्टिस इक्विनॉक्स का, यानी अब हम पढ़ेंगे सीजन्स के कॉन्सेप्ट को। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डे एंड नाइट, दिन और रात की होती हैं। दिन और रात होती हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन की वजह से। दिन और रात होती हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन की वजह से। लेकिन जो सीजन्स होते हैं यानी ऋतुएं होती हैं, वो 2 कारणों की वजह से होती हैं। एक तो रेवोल्यूशन और दूसरा टिल्ट ऑफ अर्थ, जो अर्थ झुकी हुई है, सिर्फ नज़र ही नहीं झुकती है,
अर्थ भी झुकी हुई है। अब यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी लगती है एक्सप्लेन करने में, और मैं पूरी एनर्जी एक ही बार में देना चाहता हूँ अपनी। ठीक है, मैं अपनी जो एनर्जी होती है वो एक ही बार में दे देता हूँ सारी, ताकि मैं जो दोबारा उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नहीं फिर आप रोएंगे कि सर समझ नहीं है। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, किस तरह से सीजन्स होते हैं, क्यों पोल्स पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती हैं, किस तरह हमारे सॉलिस्टिस होते हैं। देखो हमारी अर्थ टिल्टेड है, ठीक, ये वाला केस, चलो उस वाले केस पे आते हैं, राइट साइड वाले पे, ठीक है। इस वाले केस पे आओ, समर सॉलिस्टिस जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आओ, ठीक है। अर्थ टिल्टेड इस तरह से, टिल्टेड है कि नहीं, है ना, दिख रहा है यहाँ पे। पहले मैं कमेंट देख लेता हूँ भाई, किसी कोई डाउट तो नहीं इससे पहले तक पीछे तक, तो आगे बढ़ते हैं। सर इस क्लास बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, सारा कुछ है यार, ठीक है, इसमें कुछ बचेगा नहीं, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, समर सॉलिस्टिस, ठीक है, अर्थ झुकी हुई है। अर्थ क्योंकि झुकी हुई है, ये मान लो कि यहाँ पे मैंने जो एक हमारे यहाँ पे स्कूल में आज घुसते जीसस क्राइस्ट की एक काफ़ी बड़ी मतलब केस में ऊपर साइड काफ़ी बड़ी जीसस क्राइस्ट की लगी हुई थी, जिसमें कि उनको वो किया गया है, क्या बोलते हैं यार उसको, क्रूसीफाई किया गया, क्रूसीफाई, है ना। क्रूसीफाई आप शायद समझते होगे इतना कि उनको इस तरह का एक था, है ना, उसमें उनको क्रूसीफाई कर दिया गया था, है ना। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में ऐसे लगा हुआ था, ठीक है। वही आप यहाँ पे इमेजिन कर लो कि यहाँ पे किसी एक आदमी को, तुमको हमने बांध दिया यहाँ पे, तुमको हमने यहाँ पे बांध दिया, ठीक है, तुम्हारे पैर नीचे, तुम्हारा सिर यहाँ पे। अब ये मुझे बताओ, ये हमारे सूरज बाबा, ठीक, अब ये सूरज बाबा कहाँ पे अपनी, अब इसको हम हटा देते हैं, नहीं तो तुम्हारा फोकस इनकी स्माइल पे ही रहेगा और मेरा भी। तो चलो, ये सन की जो है रेस कहाँ पे तुम्हारी ज़्यादा पड़ रही है, मुंह में कि पैर में, मुंह में कि पैर में, मुंह में चमक के पड़ रही हैं। मुंह मतलब जिन लोगों को नहीं समझ आता, फेस में, है ना। कुछ लोग हमारे साउथ इंडिया से भी है ना, काफ़ी लोग हैं साउथ इंडिया बंगाल, तो हो सकता है मुंह ना समझ में आता हो। तो यहाँ पे फेस है, फेस पे एकदम चमक की रोशनी पड़ रही होगी, एकदम फेस तिलमिला जाएगा तुम्हारा, ठीक। एकदम एकदम इसकी ऑपोजिट वाली कंडीशन लो। अब तुम ऐसे बंधे हुए हो ना, तो अब तुम्हारे पैर ऐसे हो गए ना, अब तुम ऐसे बंधे हुए, देखो तुम ऐसे बंधे हुए, तुम्हारा सिर यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हारे पैर हैं। अब कहाँ पे चमक के पड़ रही है, तुम्हारे पैरों में पड़ रही है, यहाँ पे नहीं पड़ रही है, ठीक। कुछ समझ में आया होगा आपको, है ना, कुछ समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, यहाँ पे क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ना कि एक ऐसा पॉइंट आता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की चमक के रेज पड़ती हैं, एंड चमक के इन दी ज्योग्राफी इज नोन एज ओवरहेड रेज, और इट इज नोन एज ओवरहेड रेज, और ये पड़ती हैं 21 जून को। दैट इज कॉल्ड एज समर सॉलिस्टिस, हिंदी में कहते हैं ग्रीष्मकालीन अयनांत, ठीक। यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे ओवर हेड रेस पड़ रही हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओवर हेड रेस इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा पे चमक के पड़ रही हैं। ये कौन सा 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, तो इसको बोलते हैं विंटर सॉलिस्टिस, शीतकालीन अयनांत, शीतकालीन अयनांत। हम इंडियंस कहाँ पे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो 21 जून को आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत जोर की, मतलब सिर्फ 21 जून को नहीं, मतलब जून के टाइम पे काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो जो भी हमारे कंट्रीज़ आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अब यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उनके यहाँ पे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे होगा, लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। तो जो भी आपको करना है वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पढ़ाई करनी है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस पे आते हैं। तो विंटर सॉलिस्टिस में क्या है, विंटर सॉलिस्टिस सदर्न हेमिस्फीयर के लिए, कंट्रीज़ के लिए तो गर्मी पड़ रही है,
हमारे लिए यानी कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंट्रीज़ हैं उनके लिए विंटर सर्दी का टाइम होता है दिसंबर में। तो क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी कंट्रीज़ हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पर्सपेक्टिव से बोल देते हैं 21 जून को समर सॉलिस्टिस और 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस। क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में उत्पत्ति उठे कि सर जैसे ऑस्ट्रेलिया जो देश है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो उसके लिए तो 22 दिसंबर समर सॉलिस्टिस हुआ और 21 जून विंटर सॉलिस्टिस हुआ। बिल्कुल आप बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से नहीं पूछेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ना, वो इन जनरल, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पढ़ते हैं तो हम जनरल वही सेंस का यूज़ करते हैं कि समर सॉलिस्टिस मतलब 21 जून, विंटर सॉलिस्टिस मतलब 22 दिसंबर। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि विंटर सॉलिस्टिस के टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि हमारे लिए विंटर सॉलिस्टिस मतलब 22 दिसंबर, मतलब वहाँ पे गर्मी पड़ रही होगी सदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि वहाँ पे सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। इज दैट क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई? अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला क्या कॉन्सेप्ट है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात वाला क्या कॉन्सेप्ट है अब तुम्हें समझ आएगा। ये मान लेते हैं नॉर्वे देश है, यहीं पे है आपका पोल्स के पास में, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोई देश है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे है अभी, ये यहाँ पे अभी चाहे जितना घूम ले, अर्थ ही रोटेशन कर रही है ना, जैसे ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को इमेजिन करता हूँ, यहाँ पे अभी रात हो रखी, सब लोग सो रहे हैं आराम से, मतलब कुछ लोग कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे वैसे तो इन जनरल सो रहे होंगे लोग, ठीक है, रात हो रखी यहाँ पे, 24 घंटे में घूम जाती ना पृथ्वी, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, सुबह हो गई, सुबह हो गई। तुम जरा सोचो, इस पॉइंट पे जो बंदा है, इस पॉइंट पे जो बंदा, इस पॉइंट पे, उसके लिए कुछ दिन और रात होगा, चाहे जितना घूम ले, जितना घूम ले। यहाँ पे तो हमेशा सन की रेस पड़ रही हैं, यहाँ तो हमेशा सन की रेस पड़ रही हैं। इतना भी बड़ा एरिया नहीं होता जितना दिखाया गया है, मतलब इतना जैसे पार्ट होता है पोल्स के पास में, ये चाहे जितना घूम ले, क्योंकि टिल्टेड है ना, तो उसमें 6 महीने, अब देखो 6 महीने कैसे दिन है, चाहे घूमते रहो, चाहे जितना घूम ले, किरणें पड़ती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे इस पॉइंट को ले ले, बेचारा चाहे जितना घूम ले अंधेरे में ही रहेगा हमेशा। जैसे ये पॉइंट अभी उजाले में पीछे चला जाएगा, अंधेरे में हो जाएगा, ये जितना घूम ले, जितना घूम ले, वहीं घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कितना घूमेगा, घूम के वो आगे थोड़ी ना आ जाएगा। अभी ये पॉइंट भैया, तो मुझे ये बताओ, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट घूम के कहाँ यहाँ थोड़ी ना आ जाएगा, जब घूमेगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, यानी अंधेरे में रहेगा। यानी ये पॉइंट यानी नॉर्थ पोल इस टाइम पे 6 महीने दिन, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी रोशनी पड़ रही है, यहाँ पे अब जाके यानी 6 महीने इसने स्पान काट लिया दिन वाला नॉर्थ पोल ने। अब आई है साउथ पोल की बारी, अब यहाँ पे 6 महीने देखो दिन रहेगा और यहाँ 6 महीने रात रहेगी। देख रहे हो, यहाँ पे रात ही है अभी, रात ही है अभी, अब यहाँ जाके दिन होगा। तो समझ गए 6 महीने दिन और 6 महीने रात क्यों होते हैं ध्रुव पे, क्यों होता है पोल्स पर, क्यों नॉर्वे को लैंड ऑफ मिड नाइट सन बोलते हैं ना। हो तो गूगल पे सर्च करिएगा, वहाँ पे रात में भी एकदम रात तो कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे एकदम हमेशा क्या होता है, उजेला रहता है। ऐसे ही हमारा फिनलैंड हेलसिंकी में हॉकी हमारी टीम गई थी खेलने, मतलब पगला गए थे, उनको लगा कि मतलब ये लोग आएंगे तो मतलब गोल्ड, हमारी हॉकी टीम गोल्ड पे गोल्ड पे गोल्ड पे गोल्ड जीते जा रही थी, इनको लगा अब ये लोग पगला जाएंगे यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ का तो अजीब ही सिस्टम है, यहाँ पे रात ही नहीं होती है, वहाँ पे भी गोल्ड जीता है हम लोग, ठीक है। खैर ये बताइए कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आपको, है यहाँ तक ये बताइए पहले, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब वो जो चीज़ याद करो पेरीहीलियन और एपीहीलियन वाली, होता क्या है, 3 जनवरी को हमने बोला था ना पेरीहीलियन सबसे पास होता है, लेकिन होता क्या ना, जनवरी के टाइम पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ पे है। जनवरी के टाइम पे ओवरहेड रेज सन की नहीं पड़ती हैं भाई, गर्मी सर्दी पड़ती है, ओवरहेड रेज सन की पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं। जैसे अभी सर्दी आने वाली, तो हम धीरे धीरे इस वाले फेज में जाने वाले हैं, तो अर्थ नज़दीक तो आ जाएगी उसके, ठीक है, और हमें ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो ऑस्ट्रेलिया वालों को मिलेगी, हमको नहीं उतनी, ठीक है। बिल्कुल 1928 में हमारी हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता था और पहला वर्ल्ड कप 1975 में जीता था। आ गया, ओके क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ओके। लेफ्ट को क्यों टिल्टेड है, मतलब देखो अब यहाँ पे तो राइट को टिल्टेड है ना, मतलब इस तरह से बोल सकते हैं ना, ये लेफ्ट और राइट क्या होता है, मतलब यहाँ पे इस तरह से टिल्टेड है, जब इस तरह से घूमती 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 पोजीशन पे आएगी तो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये होते हैं आपके सॉलिस्टिस का, सॉरी हाँ सॉलिस्टिस कहलाते हैं। और ये 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जब
जब हमारी जो अर्थ है या फिर जो सन है उसकी जो ओवर हेड रेज हैं वो इक्वेटर पे पड़ रही हैं, अभी इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, किसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे नहीं। अब क्योंकि इक्वेटर पे पड़ रही हैं, इस वजह से ये दो ऐसे डेट्स होती हैं जब पूरी पृथ्वी पे समान दिन और समान रात होता है, यानी इक्वल डे और इक्वल नाइट होता है। कुछ सॉलिस्टिस जैसी कंडीशन नहीं होती, उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आई थिंक विषुव बोलते हैं, हाँ विषुव बोलते हैं, ठीक है विषुव। इसको अयनांत बोलते हैं सॉलिस्टिस को, इसको विषुव बोलते हैं। ये ऑटमनल और ऑटमनल या फिर इसको हाँ ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। 23 सितंबर को होता है ये, 23 सितंबर को। और ये होता है वर्नल और स्प्रिंग इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, 21 मार्च को, ठीक है। यानी कि ये दो ऐसी डेट हैं जहाँ पे इक्वल डे और इक्वल नाइट पूरी पृथ्वी पे देखने को मिलता है। तो सीजन्स रोड रेवोल्यूशन और टिल्ट दोनों की वजह से होते हैं। अब सोचो अगर अर्थ का टिल्ट ना हो, अर्थ ऐसी होगी यानी कि हमेशा उसकी जो रेज हैं वो इक्वेटर पे ही पड़ती रहेंगी, ओवरहेड रेस, समान दिन और समान रात पूरे साल रहेगा पूरी पृथ्वी पे, कुछ चेंज ऑफ सीजन्स ही नहीं होगा। अभी क्या है, अभी इस वाले कंडीशन पे हमारे यहाँ गर्मी पड़ रही है, अभी विंटर आने लगेगी, धीरे धीरे सर्दी आने लगेंगी, सीजन चेंज हो रहा है ना। लेकिन अगर अर्थ टिल्टेड ना हो तो इक्वेटर पे ही ओवरहेड रेस पड़ती रहेंगी। और सोचो अगर मान लेते हैं ठीक है टिल्ट है लेकिन रेवोल्यूशन नहीं कर रही है, अगर रेवोल्यूशन नहीं कर रही है, मान लेते हैं इसी पोजीशन में घर घर ऐसे घूमे जा रही, रोटेशन कर रही है, तो यहाँ के जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के देश है यहाँ पे तो गर्मी पड़ेगी और यहाँ 6 महीने दिन रहेगा, यहाँ हमेशा 6 महीने रात रहेगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में हमेशा सर्दी रहेगी अगर रेवोल्यूशन नहीं करेगी सन के अराउंड। तो क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिस्टिस इक्विनॉक्स पूरा देख लो। और समर सॉलिस्टिस जब मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल या फिर ओवरहेड रेस पड़ रही हैं, और विंटर सॉलिस्टिस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे हेमिस्फीयर में पड़ रही हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर गेट मोर हीट यानी ज़्यादा इंसोलेशन मिलेगा। व्हाट इज इंसोलेशन? इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंसोलेशन बोलते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स मोर हीट। कॉन्टिन्यूअस सन रेज फॉर नॉर्थ पोल 6 महीने और दिन रहेगा, ठीक है, और साउथ पोल पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात, नॉर्थ पोल पे भी सेम वही, ठीक है। इसको कर्क संक्रांति और इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। इक्विनॉक्स मैंने आपको बता दिया, इक्विनॉक्स का मतलब होता है जब डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ रही है, ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, समान दिन और समान रात होता है पूरी पृथ्वी पे। 2 डेट होती हैं ये, एक वर्नल वाली होती है 21 मार्च को जिसको कि स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और ऑटमनल इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? पेरीहिलियन एपीहिलियन समझ गए सभी लोग? ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब आते हैं इक्लिप्स पे, ठीक। इक्लिप्स अभी पढ़ लिया जाए, ये क्वेश्चन कर लिया जाए, बताइए। इक्लिप्स भी कर ही लेते हैं। क्या हो गया? आज ही सब करवा दोगे सर? आज ही करवा दोगे मतलब क्या? कल क्लास नहीं हुई थी ना, थोड़ा सा पुश कर लेते हैं, भूख लग रही है। अब अच्छा दरोगा अप्पू सिंह करवाई दो सर। ओके ओके ओके, चलो। बेसिक सा है, देखो होता क्या है ना कि जब हमारा एक तो होता है सोलर इक्लिप्स और एक होता है ल्यूनर इक्लिप्स। अभी कब होता है देखो, होता क्या है जब हमारा जो सन है वो अपनी पोजीशन पे हमेशा कांस्टेंट रहता है। जो हमारा सन होता है, जो हमारा सूरज होता है, वो अपनी पोजीशन पे हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी अपनी पोजीशन पे ही हमेशा वहीं का वहीं रहता है, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारी अर्थ है, अर्थ आपको पता है सन के अराउंड घूम रही है और मून जो है हमारे अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो अगर एक पोजीशन ऐसी आ जाए कि जो हमारा मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाए, और एक ऐसा पोजीशन जब जो हमारी अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाए। मून को मैं छोटा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ? बिकॉज मून छोटा है इसलिए, ठीक है। जो पहला वाला आप कंडीशन देख रहे हैं इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण, इसको नाम दिया जाता है। और इसको बोला जाता है ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण बोलते हैं इसको। याद कैसे रखना है? सन इंटरफेयर नहीं कर रहा है, सूरज इंटरफेयर नहीं कर रहा है, दोनों के बीच में इंटरफेयर कौन कर रहा है? मून और अर्थ, ठीक है। मून अगर बीच में है, ठीक है, आ रहा है, तो उसको सोलर इक्लिप्स बोलेंगे, और अगर अर्थ आ रही है तो उसको ल्यूनर इक्लिप्स बोलेंगे। अब इन दोनों में कैसे क्या चीज़ें होती हैं उसको समझिए। तो यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन है? ये आपका सोलर इक्लिप्स वाला कंडीशन है। अब ध्यान से समझिए सोलर इक्लिप्स होता कैसे है। तो जब, क्योंकि हमारे मून जो है इस तरह से अर्थ के अराउंड घूम रहा है और अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, तो जब ये तीनों एक पोजीशन पे इस तरह आ जाते हैं कि जो हमारा मून है
एक तो यार काफ़ी ज़ोर की बारिश स्टार्ट हो गई हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ हो सकता है आ रहा हो, ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि मून आ गया है, ठीक है, बीच में बिटवीन दी सन एंड अर्थ। क्लियर है यहाँ पे? ये हमारा सन है और ये अर्थ है। तो यार काफ़ी नॉइज़ आ रहा है, रुकना है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आई होप अभी वॉइस आ रही होगी, ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सन जो है अपनी यहाँ पे लाइट फेंक के मार रहा है, तो उसको ये मून ब्लॉक कर रहा है। मून ब्लॉक तो कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये तो लूनर इक्लिप्स वाला है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो यहाँ पे होगा ये कि अमावस्या होगी, यहाँ पे अमावस्या की रात होगी। कैसे होगी वो समझो। यहाँ पे होगी आपका एक तरह से, इसको हम बोलते हैं न्यू मून। सोलर इक्लिप्स को हम प्यार से बुलाते हैं न्यू मून, और यहाँ पे होगी आपकी अमावस्या वाली कंडीशन। अमावस्या मतलब अमावस्या की काली रात होती है, चांद जो है वो दिखता नहीं है, कि चांद गया तो गया कहाँ, है ना, चांद गया तो गया कहाँ, चांद दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता है वो समझो। आपको ये मैंने बताया था कि चांद का हमें एक ही साइड विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है ज़रा कमेंट में बताइए, क्यों ओनली वन साइड ऑफ मून इज़ विजिबल, दूसरे साइड को हम साउथ पोल बोलते हैं। देखो यहाँ पे जब मून बीच में आ गया तो सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ रही होंगी, कहाँ पे, यहाँ पे पड़ रही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ तो रही हैं, ये वाला साइड तो इल्यूमिनेट हो गया, लेकिन जो हमें दिख रहा है, हम तो यहाँ पे है ना, हम तो यहाँ पे हैं, तो हमें कहाँ से दिख जाएगा चांद, क्योंकि जो सन की रोशनी पड़ रही है। अब जैसे नॉर्मल कंडीशन पे हमें क्यों दिखता है चांद, जैसे मान लो चांद यहाँ पे है, तो सन अपने रेज यहाँ मार रहा है और ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो हमें वो नज़र आ रहा है। यही होता है ना कि वो रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज जो मून होता है वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, खुद की लाइट नहीं होती उसकी, ठीक है। हमें तो क्यों दिखता है मून, क्यों वो चमकीला दिखता है, क्योंकि वो सन की लाइट को एक तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब उसकी लाइट यहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे तो हमेशा काला रहेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे अमावस्या की रात होती है सोलर इक्लिप्स के केस में। और क्या होता है ये आपने देख लिया, ठीक है। ये 3 तरह का होता है सोलर इक्लिप्स की अगर बात करें, एक टोटल, पार्शियल और एनुलर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि थोड़ा यानी कि अभी पूरी तरह से ढका नहीं है चंद्रमा ने मून ने सन की लाइट को पूरी तरह नहीं ढका है, अभी आधा तौर पे ढका है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स जब इस तरह से, यानी कि हमें साइड में ऐसे विजिबल होता है सन, ठीक है, एक रिंग के तरह, इसको बोलते हैं एन्यूलर सोलर इक्लिप्स, ठीक है, एन्यूलर सोलर इक्लिप्स। और ये कहलाता है आपका टोटल, ठीक है, टोटल सोलर इक्लिप्स। तो ये क्वेश्चन आया था सीजीएल 2022 में कि किसके टाइप होते हैं, तो सोलर इक्लिप्स के टाइप होते हैं। ऐसे पूछा था, पार्शियल इक्लिप्स, एन्युलर इक्लिप्स और टोटल इक्लिप्स, तो सोलर इक्लिप्स के टाइप होते हैं, ठीक है। कैसे होता है समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं ल्यूनर इक्लिप्स पे। ल्यूनर में क्या है, अर्थ बीच में आ रही है सन और मून के, इसको हम बोलते हैं फुल मून कंडीशन, फुल मून। और इसमें हमें देखने को मिलती है पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब पूरा चांद देखने को मिलता है। पूरा चांद क्यों देखने को मिलता है, कैसे देखने को मिलता है वो समझिए। होता क्या है कि ये जो हमारी अर्थ है बीच में आ जाती है सन और मून के। सन तो अपनी पोजीशन पे भाई फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता है। अब होता ये है कि सन लाइट अपनी मार रहा है अर्थ पे, ठीक है। तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ इसको ब्लॉक करेगा, लाइट को ब्लॉक तो करेगा, बट इससे रिफ्रैक्शन होगा लाइट का, ठीक है। लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। अभी हम लोगों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो भी हमारा विबग्योर होता है, जो वाइट लाइट होती है सन की, उसमें डिफरेंट 7 कलर्स ऑफ लाइट होती हैं, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है। सबसे कम उसका स्कैटरिंग होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होता है। सबसे ज़्यादा किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है ब्लू का। तो ब्लू आपकी फैल जाएगी, एकदम वैनिश हो जाएगी। जो मून तक पहुँचेगी लाइट, वो रेड कलर की लाइट होगी। किस तरह की लाइट होगी, रेड कलर की लाइट होगी। यानी कि इसी वजह से जब आपका इस तरह से पूरा
यानी कि फुल ल्यूनर इक्लिप्स होता है तो हमें रेडिश कलर का चांद दिखता है, जिसको कि हम बोलते हैं रेड मून। तो अगर आप पूछ ले कि रेड मून किसका टाइप होता है, तो रेड मून होता है ये ल्यूनर इक्लिप्स का टाइप। ऐसे ही आपका होता है एक ब्लू मून। अब ब्लू मून का मतलब ये नहीं हो कि हमारा चांद नीला हो जाता है ना, क्योंकि अभी मैंने बताइए रेड मून क्यों हुआ, क्योंकि सन की जो लाइट है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स हैं। रेड वाली जो होती है उसका सबसे कम स्कैटरिंग होता है, तो वही सिर्फ मून तक पहुंच पाती है। उसकी वजह से ये मून हमें इल्यूमिनेटेड दिखता है, पूरा चांद दिखता है। पूरा का डजन मीन कि पूरा दिखने लगता है। आपको पता है कि हमारे एक साइड ऑफ जो चांद होता है वो विजिबल नहीं होता है। पूरा का मतलब होता है जो जितना मैक्सिमम हमें दिख सकता है, ठीक है, फुल मून। तो इसको बोलते हैं रेड मून, ठीक है। और एक ऐसी कंडीशन जब आपका ल्यूनर इक्लिप्स भी हो रखा है, यानी फुल मून हो रखा है, प्लस पेरीजी वाली कंडीशन है। पेरीजी समझ में आया अभी? जब हमारी मून अर्थ के सबसे पास में है, सबसे नज़दीक में है, तो उस केस में वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा अपीयर होने लगता है, और इसको बोलते हैं हम लोग सुपर मून वाली कंडीशन। क्या बोलते हैं? सुपर मून वाली कंडीशन। क्लियर है? अब ये ब्लू मून का मतलब ये नहीं होता है, अगर आपसे पूछ ले ब्लू मून क्या होता है, ठीक है, ब्लू मून, तो ब्लू मून का मतलब ये नहीं है रेड मून की तरह कि वो रेड अपीयर हो रहा है। रेड मून में तो रेड अपीयर हो रहा है, बट ब्लू में ब्लू अपीयर नहीं होता है। ब्लू मून का मतलब होता है कि 2 फुल मून हो। ब्लू मून ये बिल्कुल मतलब नहीं, तभी यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। ब्लू मून का मतलब होता है जब हमें 2 फुल मून दिख जाएं एक ही महीने में, 2 फुल मून इन अ मंथ, तब उसको बोल देते हैं कि ये ब्लू मून हो गया। नीला, जैसे नहीं बोलते हैं कि जैसे चांद, ईद का चांद हो गए, मतलब बहुत ही रेयर दिखते हो, या फिर अगर बहुत ज़्यादा मतलब 2 बार दिख गया तो उसको ब्लू मून बोल दिया, वैसे टाइप समझ सकते हो, ठीक है। तो 2 फुल मून इन अ मंथ इज कॉल्ड एज ब्लू मून। सुपर मून इज थोड़ा सा बड़ा, और रेड मून इज आपका जब रेड अपीयर हुई। तो रेड मून, सुपर मून और ब्लू मून आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? ल्यूनर इक्लिप्स। और आपका टोटल इक्लिप्स और एनुलर और पार्शियल ही है किसके टाइप? आपके सोलर इक्लिप्स के टाइप हैं। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है? मून बीच में आ जाता है, और ल्यूनर में क्या होता है? अर्थ बीच में आ जाती है आपकी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होती है। व्हाट इज़ योर अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा? तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जैसे कि जब किसी भी चीज़ की छाँव पड़ती है, किसी भी चीज़ की परछाई पड़ती है, तो 2 परछाई होती हैं। आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ। एक तो जो सेंट्रल पार्ट होता है डार्क परछाई होती है, और किनारे किनारे में एक परछाई पड़ती है, उसको बोलते हैं लाइटर शैडो। तो ऐसे ही जब हमारा मून, मतलब जब हमारा इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स दोनों केस में, तो ये वाला जो शैडो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लूनर इक्लिप्स ले लेते हैं। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? अर्थ बीच में आता है सन और मून के, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया होगा ये कंप्लीट शैडो, डार्क शैडो, नॉट कंप्लीट, डार्क शैडो, डार्क शेडो वाला एरिया होगा। यानी जहाँ पे जब चांद यहाँ पे होगा तो एकदम लाल अपीयर होगा, ठीक है, एकदम लाल अपीयर होगा यहाँ पे। लेकिन जब धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, तो अभी भी आपका ये इक्लिप्स चल रहा है, लेकिन ये अब लाइटर शेडो वाले एरिया में, लाइटर शेडो वाले एरिया में, यानी थोड़ा थोड़ा अब हमें इल्यूमिनेटेड दिखेगा, थोड़ा थोड़ा और इल्यूमिनेटेड दिखेगा हमें, और चमकीला दिखेगा। क्योंकि अभी ये डार्क शेडो वाले एरिया में था तो कम इल्यूमिनेटेड दिख रहा था, अब और जैसे मूव करेगा बियॉन्ड तो ये इसमें आएगा। और इसको जो हम डार्क शेडो होता है, जो डार्क शेडो होता है, जो डार्क शेडो होता है उसको हम अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है, अम्ब्रा बोलते हैं। और जो लाइट शेडो होता है, लाइट शेडो, ठीक है, उसको हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनम्ब्रा। वैसे ही सेम यहाँ पे भी, ये आपका अम्ब्रा हो गया और ये पेनम्ब्रा, ठीक है। दिस यू वुड बी योर अम्ब्रा, ठीक है, और दिस वुड बी योर पेनम्ब्रा। यहाँ पे का खत्म होता है इक्लिप्स। तो याद रखना सोलर में कौन बीच में आता है, लूनर में कौन बीच में आता है, सोलर के टाइप पार्शियल, एनुलर और टोटल। अमावस्या में वो देखने को अमावस्या बोलते हैं उसको, लूनर को पूर्णिमा बोलते हैं, फुल मून होता है, ब्लड मून, सुपर मून, ब्लू मून इसके टाइप होते हैं। और यूजुअली अगर बात करें सोलर इक्लिप्स की, तो सोलर इक्लिप्स हमें मैक्सिमम मतलब 2 से 5, मतलब मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5, एक साल में 2 से 5 इनकी फ्रीक्वेंसी होती है, यानी मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम 5 देखने को मिलेंगे। लूनर की अगर बात करें, यूजुअली ये 2 होते हैं, बहुत ही रेयर होता है कि इससे ज़्यादा देखने को मिले। तो सोलर इक्लिप्स 2 से 5 और लूनर इक्लिप्स यूजुअली 2 देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, जो भी हम लोगों ने आज टॉपिक्स कवर किए हैं उस पर बेस्ड, ठीक है। चलिए, तो ये रहे आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? दिन व रात क्यों होते हैं, बताइए। रेवोल्यूशन, रोटेशन, ऑर्बिट ऑफ अर्थ, या फिर द मून ब्लॉक्स द सन? बिल्कुल वंस इन अ ब्लू मून, बिल्कुल वंस इन अ ब्लू मून होता है, हाँ।
अदर साइड विजिबल क्यों नहीं होता सब बच्चों? आप पीछे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो क्या? वन साइड इसलिए नहीं होता बिकॉज रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम उसका सेम होता है इसलिए, ठीक है। चलो, जो हमारा मून होता है 27 डेज, आंसर क्या होगा? रोटेशन होगा। रेवोल्यूशन और टिल्ट के जैसे क्या होता है? सीजन्स होते हैं। द फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न वाले बल होने को क्या कहा जाता है? काइनेटिक, कोरियोलिस, प्रेशर प्रेवलेंस या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। सर ये कहाँ से आ गया? तो जब हम आगे पढ़ेंगे हमारी विंड क्यों डिफ्लेक्ट होती है, ओशन करंट, तब वहाँ पे पढ़ेंगे। एक फोर्स आता है कोरियोलिस फोर्स जिसको बोलते हैं, जो अर्थ के घूर्णन की वजह से बनता है, रोटेशन की और अर्थ की वजह से कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द अकरेंस ऑफ द सोलर इक्लिप्स? निम्नलिखित में से कौन सूर्य ग्रहण की घटना को सबसे अच्छी व्याख्या करता है? पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ, पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। या तो इसको यहाँ पे कर लो ऑन अ फुल मून, ठीक है, ऑन अ फुल मून कर लो, ठीक है। तब यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोजीशन ऑफ मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून, इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स, ठीक है। 4th, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस फ्रॉम द परपेंडिकुलर? पृथ्वी के अक्ष का लंबवत से झुकाव कितने कोण का, कितने डिग्री का है? 23.5 डिग्री, 45, 60.5 या फिर 90 डिग्री। तो अर्थ का जो टिल्ट है एक्सिस का, दैट इज 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन इट इज नोन एज, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है तो उसको क्या कहते हैं? सबसे पास में है, अर्थ जो है सन के सबसे पास में है। जी तो होगा नहीं, चंदा मामा के लिए जी लगाते हैं। पेरीहिलियन, पी से पेरीहिलियन, पी से पास में है। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन क्या है? कक्षीय तल क्या है? ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? ऑर्बिट का मतलब होता है पाथ, रास्ता। प्लेन फाउंड बाय द एक्सिस, प्लेन फाउंड बाय द ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑर्बिट के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलेंगे, सिंपल। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या बोलते हैं? भाई रोटेशन जो अपनी एक्सिस पे घूम रहा है और सन के अराउंड घूम रहा है उसको रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक। करिए इस सवाल को, सीपीओ 2022 से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? आफ्टर द फुल मून डे, आफ्टर द फुल मून डे, फुल मून याद करिए लूनर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। द सनलिट पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे, जो सनलिट पार्ट है वो घटता जाता है, ठीक है। द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेज इन साइज एवरी डे आफ्टर द न्यू मून डे। न्यू मून डे मतलब सोलर इक्लिप्स। अब याद करो आप, सोलर इक्लिप्स मैंने आपको क्या बताया था? सोलर इक्लिप्स में क्या हो रहा था? मून इधर आ रहा था, सन इधर था और अर्थ इधर था, ठीक है, यही था। तो हो ये रहा था कि ये वाले पार्ट में लाइट पड़ रही थी, बाकी जो हमें दिखता है सन अर्थ का पार्ट, उसमें मून का पार्ट, उसमें नहीं लाइट पड़ रही थी। लाइट नहीं पड़ रही थी तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। कहाँ गया भाई, कहाँ गया चंद्रमा? दिख ही नहीं रहा हमें। तो अमावस्या की रात हो गई है तो चंद्रकांता जी आ जाएंगे अभी, तो ठीक है। लेकिन जब धीरे धीरे ये चीज़ हटना चालू होगी, यहाँ से थोड़ा ऊपर नीचे होना चालू होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, सोलर इक्लिप्स में जो टाइम लगता है, मतलब जो टाइम तक रहता है सोलर इक्लिप्स, वो बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू लूनर इक्लिप्स, वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू लूनर इक्लिप्स। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आपका न्यू मून का मतलब क्या हो गया? सोलर इक्लिप्स, ठीक है। तो द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ मून विजिबल फ्रॉम अर्थ इंक्रीजेज इन साइज एवरी डे आफ्टर न्यू मून। तो न्यू मून के बाद में धीरे धीरे साइज बढ़ने लगता है चंद्रमा का और हमें चंद्रमा दिखने लगता है। ये बात बिल्कुल सही है। और इसके केस में वो घटने लगता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा, बोथ 1 and 2। आफ्टर अ फुल मून डे, फुल मून डे आप तुरंत रिकॉल करो, फुल मून का मतलब क्या हो गया? लूनर इक्लिप्स, लूनर। एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। 15वें दिन विजिबल ही नहीं है मून, ठीक है। मतलब कि ये बोल रहा है कि लूनर इक्लिप्स के बाद क्या हो रहा है कि जो ब्राइट पार्ट है मून का वो थिन और थिन हो रहा है, नहीं और कम और कम और कम, और 15वें दिन दिखता ही नहीं, मून दिख ही नहीं रहा है। मतलब अमावस्या की रात, अमावस्या मतलब न्यू मून डे खत्म, ठीक है। अमावस्या, न्यू मून, विजिबल तभी तो नहीं होता है। 10th, व्हाट डज स्प्रिंग इक्विनॉक्स अकर व्हेन डज, नॉट व्हाट डज, व्हेन डज, कब होता है, ना कि क्या कब होता है, ठीक है। कब होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स? तो दो तरह के इक्विनॉक्स पढ़े थे, विषुव पढ़े थे। एक तो स्प्रिंग जिसको वर्नल इक्विनॉक्स ही बोलते हैं, और दूसरा ऑटमनल। तो वर्नल और स्प्रिंग कब होता है? ये होता है 21 मार्च को, और 23 सितंबर को होता है ऑटमनल इक्विनॉक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11th, हाउ मेनी आवर्स इज 1 सोलर डे? एक सौर दिवस कितने घंटे का होता है? तो 1 सोलर डे आपका 24 घंटे का ही होता है, ठीक है।
ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लानिटरी साइंटिस्ट कॉल द थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून एज दी CGL 2020 में ये हम लोग कर चुके हैं कि थिन गैसियस एनवेलप अराउंड द मून, तो मून को बोलते हैं ल्यूनर, और स्ट्रेटोस्फीयर तो लेयर है सब, है ना। ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए ल्यूनर एक्सोस्फीयर, पहले ही कर चुके हैं इसको सोलर सिस्टम वाले चैप्टर में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यू मून्स इज डैश डेज। लगातार 2 नए चंद्रमों के बीच में अनुमति कितनी अवधि होती है? 15.5, 28.5, 29.5 या फिर 15। इस ये होता है आपका 29.5, ठीक है। और इसी को बोलते हैं एक ल्यूनार डे, ठीक है। ल्यूनार डे, सोलर डे तो 24 घंटे 24 का मतलब होता है, और ये ल्यूनार मंथ बोलते हैं इसको, ल्यूनार मंथ 29.5 डेज का होता है ये, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, सॉरी सी ऑप्शन सही आंसर होगा। सर ये करवा दीजिए। हाँ, कल चालू करेंगे जो अर्थ का इंटीरियर है और प्लेट टेक्टोनिक्स कल देखेंगे, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, जैसे आज वाला जो है कल से लिंक नहीं है, मतलब जो चीज़ें हम लोगों ने रोटेशन रेवोल्यूशन इन सब में पढ़ी, एक्सिस और टिल्ट, वो सब आपस में लिंक थी। अब कल आपका एक तरह से अलग चीज़ चालू हो रही है जहाँ पे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर, इन सबसे। 21 मार्च और 23 सितंबर को होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड नाइट। दिस इज बिकॉज 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर समान दिन और रात होती है। क्यों होती है? बिकॉज इक्वेटर पे ओवर रेस पड़ रही है, वर्टिकल रेस पड़ रही है सन की, डायरेक्ट रेस फॉल ऑन द इक्वेटर एंड दिस पोजीशन नन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द इक्वेटर। कोई भी पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड नहीं है, इक्वेटर पे ही डायरेक्ट रेस पड़ रही हैं। द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, तो जो हमारे सीजन्स का चेंज होता है, मौसमों का चेंज होता है, वो क्यों होता है बताइए। जीएस की वीडियोस हाइड क्यों कर दी हैं फन विद एजुकेशन? ये बैच की वीडियोस हैं, और परमार एकेडमी ऐप पे इनकी रिकॉर्डिंग, नोट्स और क्विजेज मिलेंगी आपको, ठीक है, परमार जीके बैच के अंदर। ओ सियाल, सीमा, नीफे कल आएंगे सभी है। चेंज इन सीजन होता है रेवोल्यूशन और टिल्ट की वजह से। कहाँ है आपका रेवोल्यूशन टिल्ट? एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन, द डिस्टेंस डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल। यहाँ पे रेवोल्यूशन होगा यार, ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ओके, द एक्सिस ऑफ अर्थ इज रोटेटेड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ टिल्टेड है, ठीक है, टुवर्ड द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, और रेवोल्यूशन, दोनों फैक्टर आपके आ जाएंगे, ठीक है। एक्सिस टिल्टेड और रेवोल्यूशन दोनों। डायरेक्शन दिया हुआ यहाँ पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाई द सेलेक्टिंग द करेक्ट सीजन्स अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी यार देखा हम लोगों ने सीजन्स क्यों अकर करते हैं, रेवोल्यूशन और इंक्लिनेशन, खत्म। 17 इफ इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इज नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स ऑर्बिट देन। अगर इक्वेटोरियल प्लेन, अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे भी कुछ क्वेश्चन है तो उनको भी कर लेंगे, ठीक है। सर वाई डोंट यू गो टू KBC? ऐसा वही घर वाले भी बोलते हैं, लेकिन KBC कब आता है पता ही नहीं चलता है, कब आता है इसका मतलब जो सेलेक्ट इलेक्ट वाला होता है। अभी तो आई थिंक शायद ये सर्दियों के टाइम पे तो चालू होता है खेल वेल कुछ, है ना। बाकी वो कब होता है, मतलब जब अप्लाई करना होता है किसी के लिए, इसके KBC के लिए। तो इफ़ द इक्वेटोरियल नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स देन, अगर मान लो कि इंक्लाइन ना होती तो क्या होता, अगर ये ना होता तो सीजन्स में चेंज ही ना होता। अभी मैंने बताया था ना, अगर हमारी अर्थ टिल्टेड ही ना होती तो सीजन्स चेंज ही ना होते आपके, ठीक। चलो 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नाश्ता PDF हिंदी इंग्लिश सेपरेट प्लीज़। मतलब सब में दिक्कत है ना, अलग अलग दे दें तो एक क्यों नहीं दे रहे हो, एक दे दिया साथ में तो अलग अलग क्यों नहीं दे रहे हो, दिक्कत क्या है, मतलब उसमें सेम में क्या दिक्कत है, काट रही है क्या? और अगर प्रिंट आउट निकलवाने जा रहे हो तो उससे बोल दो कि यहीं तक का निकलाओ है, निकालो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज करेक्ट। वर्नल इक्विनॉक्स 21 मार्च को होता है, सही है। समर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को नहीं, 22 दिसंबर को विंटर सोलिस्टिस होता है। ऑटमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को, सही है। विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर को होता है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, खत्म। अब बाकी क्वेश्चन है आप करेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन है। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? MTS 2021 में सवाल पूछा गया है। सर हमारे यहाँ पे दादागिरी होता है, आप आ सकते हैं क्या हो, मतलब थोड़ा क्लास लंबा हो गया तो दिमागी हालत खराब हो गई क्या कुछ लोगों की, हैं? क्या आंसर होगा इसका? तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछ रहा है ना, तो 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। कहाँ गया? ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है। ये क्या है? एंटार्क्टिक सर्कल है, एंटार्क्टिक है। ये क्या है? आर्कटिक है, ठीक है। 23rd गंगा, ये अभी नहीं करेंगे इसको, जब मैं आपको इंडिया वाला पोर्शन करवा दूंगा तभी करेंगे कहाँ पे लाइन करता है, बिकॉज गंगा ब्रह्मपुत्र सब कुछ हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अभी
विच लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा इंडिया का, ये भी अभी नहीं पढ़ा है। वैसे तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, मैंने बताया भी था लेक्चर में। नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। कितने स्टेट से पास होता है, सारी चीज़ें हैं। चलो, तो 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। तो 90 डिग्री अभी नहीं पढ़ना है, बिकॉज अभी हमने इंडिया के बारे में नहीं पढ़ा है। इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ। इंडिया किसके नॉर्थ में लोकेटेड है, बताइए जरा। भारत किसके उत्तर में स्थित है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर या फिर प्राइम मेरिडियन। आज रिजल्ट देखकर सबका दिमाग हिल गया है। बिल्कुल, वो मुझे भी समझ आ रहा है कि काफ़ी लोगों का दिमाग हिला हुआ है, और तकरीबन 400-500 लोगों का दिमाग हिला हुआ है। लेकिन क्योंकि एक्चुअली 2500 लोग रहते थे क्लास में, आज जो है थोड़े से कम हो गए हैं। गम है, कोई नहीं, गम को भुलाइए, ठीक है, अच्छे तरह से, लेकिन फिर से लग जाइए, है ना, रिबाउंड करके, बिकॉज वो सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, ठीक है। मैं आज लूँगा लाइव, पॉसिबल अगर हो पाया तो, नहीं तो फिर कल। इंडिया लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नहीं इक्वेटर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर अब ए कुछ लोग दे रहे हैं, ए दे रहे हैं, है ना। ए के क्यों दे रहे हैं आप। इक्वेटर तो इंडिया के बीचों बीच से पास होती है, नॉर्थ में कहाँ है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में हुआ ना, इतना तो बेसिक सा सेंस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सबको पता है कि बीचों बीच से, ठीक है, अभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी बीच से पास होती है। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों बोले, मुझे पता है कि ये यहाँ से पास होती है, तो नॉर्थ में कैसे हो गया, नॉर्थ में तो इक्वेटर के है ना, भूमध्य रेखा के। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब होता है 111 किलोमीटर, सिंपल। ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजिशन कॉल्ड एज एपीहीलियन। सबसे दूर कब होती है, सबसे दूर कब होती है एपीहीलियन, पी से पास, और पास होती है 3 जनवरी को, और सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 4। लाइन्स ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर। 8 स्टेट्स होते होके जाती है, बिल्कुल 8 स्टेट से होके जाती है। जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे वहाँ देखेंगे। लाइन्स ज्वाइनिंग लोकेटेड एट इक्वल ट्रैवल टाइम फ्रॉम अ कॉमन सेंटर क्या कहलाएंगी, आइसो हेलाइन। तो आइसो हेलाइन वो लाइन होती है जो, हेलाइन का मतलब होता है एल्कलिनिटी या फिर सॉल्टीनेस। तो समुद्र में वो पॉइंट जहाँ पे एल्कलिनिटी समान होती है, वो लाइन को बोलते हैं आइसो हेलाइन लाइन, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर आइसोक्रोन होगा। आइसो बार होता है सेम प्रेशर वाला, ठीक है, सेम जहाँ प्रेशर आ रखा होता है उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो उस लाइन को आइसो बार बोलते हैं। आइसो ब्रंट होता है जहाँ पे थंडर स्टॉर्म सेम टाइम पे आया होता है, थंडर स्टॉर्म, उन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो वो आइसो ब्रंट लाइन कहलाती है, ठीक है। चलिए 30th, अ पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स इज नोन एज। इक्वेटर से पोल्स तक जो पैरेलल सर्कल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऐसे इक्वेटर से पोल्स तक जो पैरेलल सर्कल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ऑप्शन नंबर 1 है ना। ऐसे ये है, ये इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर से ऐसे पोल्स तक पैरेलल्स को पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। 31 लास्ट क्वेश्चन इसके बाद आई थिंक, या फिर यही लास्ट है, आई थिंक एक लास्ट और है। व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे और नाइट। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो आपको पता है ये होते हैं इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स होते हैं आपके 21 मार्च और 23 सितंबर को। नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड, ये भी नहीं करना है बिकॉज हमने नहीं पढ़ा। ये सारे क्वेश्चन याद दिलाइएगा, हम लोग तब करेंगे, ठीक है। ये भी अभी नहीं करना है। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, ये भी नहीं करना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करस्पॉन्ड टू द लैटिट्यूड ऑफ, टू द लॉन्गिट्यूड डिग्री ईस्ट, अभी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे होते हैं क्वेश्चंस ख़त्म। बाकी जो यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं वो आपके पोजीशन बेस्ड हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उनको तब करेंगे जब हम इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे। ऑलराइट, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं कल एट 11:30। आज थोड़ी क्लास पहले रखी आधे घंटे, बिकॉज थोड़ी सी आज क्लास लंबी होनी थी, 15-20 मिनट, इसलिए जल्दी रखी, नहीं तो कुछ लोग भूख भूख चिल्लाने लगते हैं फिर, है ना। नहीं, उसका क्विज़ का PDF नहीं मिल सकता। उन क्विज़ को मैं मतलब एक लिंक क्रिएट कर दूंगा कॉमन, तो उन क्विज़ेस का Day 1 में कौन कौन सी क्विज़ हुई थी, Day 2 में कौन सी थी, Day 3, उनको समराइज़ करके मैं डलवा दूंगा आपके टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वो पॉसिबल हो जाएगा। ऑलराइट, मिलते हैं कल, धन्यवाद। कल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अर्थ के इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आने वाली हैं, ठीक है। थैंक यू। और कल ही मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अर्थक्वेक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू। हेमिस्फीयर नहीं पढ़ा है सर आप, हेमिस्फीयर नहीं पढ़ा है मतलब हेमिस्फीयर में क्या नहीं पढ़ा है, वो आई थिंक जो मैंने छोड़ा तो उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुको, इसकी बात कर रहे हो क्या? अब इसमें क्या देखना है, पढ़ तो लिया सब, सब तो पढ़ लिया इसमें। हेमिस्फीयर ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है।